नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस वन शॉट की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बारी आपके अमित भैया फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आज हम भाई कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर भूगोल का, खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। और इस चैप्टर की मैं बात करूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इस चैप्टर को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हो ना, तो आपको एक ही लेक्चर में, आपको कोई भी दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। एक ही लेक्चर में आपको एक एक चीज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड समझ में आ जाएगी। इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट से बांट रहे हैं। आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो उसमें वन शॉट होगा, यानी कि जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। एक पार्ट और आएगा इसका, जिसमें मैं मैप वर्क जो है ना, जो मानचित्र के प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, वो भी हम करेंगे। वो एक अलग लेक्चर में करेंगे, वो लाइव लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस लेक्चर की हम बात करें तो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपके एग्जाम में आना है, आपके एग्जाम में आप जो लिख के आओगे, वो सारा का सारा वन शॉट एक ही लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। तो चैप्टर के नाम पे जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे भूगोल पढ़ो चाहे इतिहास पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहले नाम को समझ लिया करो, नाम में बोल क्या रहा है। क्योंकि हम भूगोल की हम बात करें और 10वीं की भूगोल की बात करें, तो यहां पर संसाधन को ज्यादा हमने पढ़ा है ना। जल संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन, और इनकी हम बात करें तो हर चीज को हमने संसाधन की तरह देखा है। मतलब जैसे हम पहले चैप्टर की बात करें संसाधन और विकास, उसमें हमने जाना संसाधन होते क्या है भाई, है ना। हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो भैया उसमें आ गया ये जो जितने भी संसाधन होते हैं, बेसिकली जल संसाधन आपका, वन और वन्य जीव संसाधन आपका, तो जितने भी आपके संसाधन है बेसिकली आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और हम इसकी बात करें तो ये चैप्टर कौन सा भाई, तो यहाँ पर खनिज और ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर किन संसाधनों की बात हो रही है, तो हमने संसाधनों को बहुत सारे हिस्सों में बांट लिया था, और उसमें से ही हम बात कर रहे हैं भाई खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा क्या होती है भाई, एनर्जी। जैसे बोलते हैं ना कि आपको दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप जाते हो भैया पेट्रोल पंप पे, आप भरवाते हो 100 रुपए का डीजल, 1 लीटर डीजल आता है, 100 का 95 का जो भी आता हो, या फिर पेट्रोल डलवाते हो 100 रुपए की 1 लीटर, मान के चलो, मतलब 95 चल रहा, 90 चल रहा, जो भी रेट चल रहा है, वॉट। आप फिर चलाते हो अपनी बाइक को, और बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद बाइक चलना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है वो खत्म हो चुकी है। तो उस ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं, है ना। खनिज क्या होते हैं भाई, खनिज की आप सामने जो तस्वीर देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो, ये सोना चांदी पता नहीं जवाहरात वगैरह रखे हुए हैं, तो इनकी हम बात करेंगे। और बेसिकली होते क्या है खनिज, क्या खनिज सिर्फ यही होते हैं या कुछ और ज्यादा होता है? खनिज के बारे में हम पूरी, मतलब ए टू जेड पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं खनिज के बारे में, हम ऊर्जा के बारे में। अच्छा, इनको भी हमने क्या बोल दिया, जैसे हमने जल को संसाधन बोला, वन और वन्य जीव को भी संसाधन बोला हमने, है ना। तो वैसे हमने इनको क्या बोल दिया, इनको भी हमने संसाधन बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि भैया इसके बिना सुई से लेके जहाज तक, ध्यान सुनना, सुई से लेके जहाज तक हर जो चीज है वो किससे बनी है भाई, खनिज से ही बनी है। और वो चलती किससे भाई, ऊर्जा से चलती है। तो ऊर्जा और खनिज के बिना हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल ही अधूरा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने जीवन को। आपकी बुक में ये लाइन दे रखी है कि सुई से लेकर जहाज तक हर चीज जो है किससे बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है। और मैंने आपको संसाधन की क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या परिभाषा बताई थी, कि कोई भी प्रकृति में ऐसी चीज मौजूद जो है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, उसको हमने क्या बोल दिया है, उसको हमने बोल दिया है संसाधन। तो हम बात करें खनिज की और ऊर्जा की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम संसाधन के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि भैया ये हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है भाई, इसके बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। तो आई होप आपको चैप्टर का जो सार है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी बुक की। तो जैसे आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपकी बुक में सबसे पहला आपका ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है ना। और ये एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मेरे को बहुत ही घटिया लगा। अपनी किताब खोलोगे तो ये हेवन करके एक लड़का है ना, और ये अपने पिताजी के साथ ना जा रहा है कहीं, है ना, और गुवाहाटी आया हुआ है, गांव से गुवाहाटी आया हुआ है। और जब ये आ रहा होता है ना रास्ते में, तो रास्ते में जो ये क्या देखता है, बेसिकली घर के आकार वाली अजीब सी चीजों को देखता है, घर और रसोई के आकार वाली अजीब सी चीजों को देखता है। अब ये बहुत ही बेवकूफ लड़का रहा होगा, मुझे नहीं पता यार, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल पढ़ोगे आपको हंसी आएगी। तो ये देखता है कि भैया, मतलब ये समझाने के लिए आपको बताया गया है बेसिकली। लेकिन भैया बच्चे इतने भी बेवकूफ नहीं है ना, आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं वो ये तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि ये जो घर जैसा जो पूरा स्ट्रक्चर है कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली बोल रहा होता है कि पापा ये जो बड़े बड़े जो घर हैं और ये छोटी छोटी रसोइयां हैं, ये चल क्यों नहीं, हमारा घर क्यों नहीं चलता? इतना स्टूपिड क्वेश्चन होता है इसका। मतलब सोच के देखो, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये कहता है, सिंपल से बोलता है कि पापा से, पापा ये जो घर जैसे बने जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना घर जैसी दिख रही है हमें, और ये जो रसोई जैसे आकार की जो चीज है चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे गांव में तो ऐसा होता नहीं है, हमारे घर क्यों नहीं चलते? तो उसके पापा ने बोला, बेटा ये घर नहीं है, ये गाड़ियां हैं, ये बसें हैं, ये कार है, ये ऑटो रिक्शा है। तब उसको समझ में आता है। और जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, ये सब ना सब किससे बनी हुई है, ये सभी ना सभी आप बोल सकते हो किससे बनी हुई है, ये खनिजों से बनी हुई हैं।
और इसमें खनिज का ही रोल है। और चल कैसे रही है? तो सबकी सब जो है ऊर्जा से चल रही हैं। तो उसके पापा जो हैं वो हेवन को समझा रहे हैं कि बेटा ये जो चीज जो आप देख रहे हो, ये घर या फिर रसोई नहीं है, ये वाहन है जो कि किससे बने हुए हैं? खनिजों से बने हुए हैं और ऊर्जा से चल रहे हैं। अब इतना बेवकूफ बच्चा होता है, इसको इतना नहीं पता होता है ना। चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। तो ये एग्जांपल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है समझने के लिए कि खनिज से क्या क्या चीजें बनी होती हैं। तो आप सोच के देखो कि जितने भी वाहन आप देखते हो, जाते हो अपने रास्ते पे, जो भी वाहन आप साइकिल से लेके आप, है ना, आप जहाज तक ले लो, ये सब किससे बने हुए होते हैं? ये सब खनिज से ही बने हुए होते हैं। और इनको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? साइकिल को छोड़ दे तो भैया किसकी जरूरत पड़ती है भाई? है ना, तो पड़ती है भैया हमारे ऊर्जा की जरूरत, है ना। ऊर्जा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऊर्जा को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले खनिजों पे ध्यान देते हैं, खनिज होते क्या है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हमने खनिज की परिभाषा नहीं समझी, परिभाषा पे भी आएंगे, एक एक चीज पे आएंगे, चिंता मत करो, बस आपको शुरू से लेके एंड तक रहना है मेरे साथ में। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और उदाहरण दे रखा है ना। अब यहां पर बताया गया है कि बेसिकली कि जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, जब आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो और शाम को सोते हो खाना खा के, उस वक्त उसके बीच में, मतलब जगने के बाद सोने तक का जो सफर होता है, उसमें खनिजों का कितना बड़ा रोल होता है। सुबह उठ के टूथब्रश तब करते हैं भाई, दांत तो साफ करते हो ना, कि सर वो तो भूल जाते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, डेली करना चाहिए। तो देखो अब बात करें, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? टूथपेस्ट की बात हो रही है, दंत मंजन की बात हो रही है, कि जिस टूथपेस्ट से आप अपने दांत साफ करते हो, क्या आपको पता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक ऐड आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक भी क्या है भाई? नमक भी एक खनिज तो ही है। नमक कहां से मिलता है हमें? समुद्र से मिलता है, नदियों से मिलता है, जो खारी नदियां होती हैं, खारी लेक्स जो होती हैं, उनसे मिलता है हमें। तो नमक भी क्या है? खनिज है। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो बिल्कुल है भाई, बिना नमक के बन ही नहीं सकता, है ना। और हम बात कर लेते हैं कि टूथपेस्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो देखो यहां पर टूथपेस्ट जो है आपके क्या करता है भाई? दांत को साफ करता है ना। यहां पर जैसे हम बात करें कुछ अपघर्षक खनिज, अपघर्षक का मतलब क्या होता है? जो कठोर जो होते हैं, खुरदुरे जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपघर्षक बोलते हैं। जो खुरदुरी चीजें होती है, खुरदुरे जो खनिज होते हैं बेसिकली, है ना। हम बात करें जैसे सिल्का, है ना, और हम बात करें चूना पत्थर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज सुरक्षा में मदद करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किसकी? टूथपेस्ट की बात करें तो उसमें किस किस की बात हो रही है यहां पर? देखो यहां पर जो खनिज है, लाइक सिलिका हो गया, चूना पत्थर हो गया, और यहां पर बात करें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और हम फॉस्फेट की बात करें, ये किस चीज में मदद करते हैं? तो भाई ये आपके स्वच्छता में मदद करते हैं, साफ करने में, दांतों को साफ करने में। ये जो सफेद सफेद चमकते हैं ना, ब्रश करने के बाद पीले दांत सफेद हो जाते हैं, ये इससे हो जाते हैं। एक और इसमें खनिज होता है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसकी बात क्या हो रही है? फ्लूराइड की, है ना। फ्लूराइड की हम बात करें तो ये किस चीज में मदद करता है? तो दांतों में जो कैविटी आ जाती है ना, मतलब दांत जो सड़ जाते हैं, कैविटी आ जाती है, उसको रोकने में कौन सक्षम है भाई? तो ये जो खनिज आप देख रहे हो फ्लूराइड, है ना, फ्लूराइड नाम का जो खनिज देख रहे हो, ये क्या करता है भाई? ये जो है आपके दांतों को सड़ने से रोकता है। तो फ्लूराइड की हम बात करें तो फ्लूराइड नामक जो खनिज है हमें किससे प्राप्त होता है? वो हमें जो है फ्लूराइड नामक जो है खनिज से, मतलब जो हम फ्लूराइड जो है ये किससे प्राप्त होता है हमें? ये फ्लूराइड नामक जो है खनिज है उससे प्राप्त होता है। तो ये आप देखो कौन कौन से खनिज हो गए, देखो सिलिका हो गया, है ना, और ये लाइमस्टोन, चूना पत्थर वगैरह हो गया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई, और कौन कौन से बात हो रही है यहाँ पर? फ्लूराइड की बात हो रही है, जो हमें फ्लोराइड से प्राप्त होता है, ये खनिज हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अधिकतर दंत मंजन जो है टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। अच्छा, अब जो मंजन का जो आप देखते हो ना व्हाइट कलर का होता है, कोलगेट की बात करूं मैं, अब भाई मैं रामदेव की बात नहीं कर रहा, कोलगेट की बात कर रहा हूं। तो व्हाइट कलर का जो होता है वो किससे बना होता है भाई? तो उसको व्हाइट किससे बनाया जाता है? तो टिटेनियम ऑक्साइड से। टिटेनियम ऑक्साइड भी क्या है? खनिज है। तो यहां पर ये समझाने की कोशिश क्या की गई है कि जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो ना, वो भी किससे मिलकर बना होता है? सारे खनिज जो हमारे प्रकृति में बसे हुए हैं, इनसे मिलकर बना होता है। और कितनी मदद करता है भाई? सब भाई देखो टूथपेस्ट की हम बात करें, जितने भी हैं टूथपेस्ट, उसमें ये जो जितने भी खनिज हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सारे यूज होते होंगे, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होते होंगे। नमक भी इस्तेमाल होता है, नमक तो लिया ही नहीं हमने। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक भी इस्तेमाल होता होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो खनिज है वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा खनिज, क्या आपके खाने में भी होते हैं खनिज? जब आप खाना खाते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी जब बीमार वगैरह पड़ जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो यहां पर डॉक्टर बोलते हैं ना आपके यहाँ आयरन की कमी है, तो फिर क्या करते हो? आप लोहा खाने लगते हो, क्या करते हो? तो यहां पे हम बात करें तो हम जो खाना वगैरह खाते हैं, है ना, जैसा हमारी जो जीवन शैली है, जैसा हम जीवन अपना यापन करते हैं, तो उसमें भी खनिजों का रोल बहुत ज्यादा है। तो जितना भी हम क्या लेते हैं, जितना भी खाना खाते हैं और जितना भी हमें उससे पौष्टिक मिलता है, उसमें जो खनिज होते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो बहुत जरूरी है, अगर वो ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी हमारी बॉडी को, है ना। कितना होता है? सिर्फ 0.3%
खनिज जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम बात करें आयरन की वगैरह की, आयरन कार्बन वगैरह की बात करें, तो ये कितने होते हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 0.3%। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये बताने की कोशिश कीजिए, ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी आप देखोगे तो, ठीक है ना? तो तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना जो है हम 99.7% भोज्य पदार्थों का जो उपभोग नहीं कर सकते। मतलब कहने को तो 0.3% ही है खनिज हमारे बॉडी में, उसकी जरूरत है। लेकिन अगर ये ना हो, अगर 0.3% ना हो, तो ये जो है ना, ये तो हम पचा ही नहीं पाएंगे। 99.7 जो % जो है हमारे भोजन, उसको हम पचा ही नहीं पाएंगे, वो किसी काम का होगा ही नहीं अगर ये 0.3% भाग इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? मैंने बोला ना कि सुबह से लेकर शाम तक आप खनिजों के बीच में ही रहते हो, खनिज आपके अंदर बसे हुए हैं भाई, है ना? तो इनसे दूर तो भाग ही नहीं सकते आप। तो ये भी हमारा जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, और आप बोल सकते हो एक संसाधन का हिस्सा है, ठीक है ना? अच्छा, अब बहुत हो गया कि सर एक काम करो, अब जल्दी से ना परिभाषा बता दो, परिभाषा क्या होती है खनिजों की? खनिजों की परिभाषा तो एक बार ही बता दो कि मतलब क्या होता है खनिजों का। तो देखो यहां पर एक डेफिनेशन दी गई है, ये आपको डेफिनेशन कहां पर लिखनी है? आपके एग्जाम में लिखनी है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है, और उसको पूरा डेफिनेशन हम तोड़ेंगे, तोड़ के इसका मतलब निकालेंगे बहुत अच्छे से। बाकी आपको याद हो जाएगी, आपके अमित भैया आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है भाई, है ना? रिजल्ट तो पहले भी दिया है। तो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम खनिज बोलते हैं। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन। अब ना ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से पढ़ो। पहली बात यहां पे किसकी हो रही है? प्रकृति की हो रही है। प्रकृति मतलब इसमें जो है इंसानों का कोई रोल नहीं है। ये कैसे बन रहे हैं, इनका निर्माण कैसे हो रहा है? तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है भाई। प्रकृति जो है, प्रकृति ने इसे जन्म दिया है। जब इंसान इस पृथ्वी पे नहीं थे, उससे पहले के खनिज है इस पृथ्वी पे, तो यहां पर इंसानों का रोल नहीं है। ये कैसे है भाई? प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है ना? प्रकृति हमारी मतलब प्रकृति क्या आप देख रहे हो आपके आसपास, पूरी प्रकृति तो ये है भाई। अगर ये बिल्डिंग वगैरह हटा दो, पेड़ पौधे चट्टाने वगैरह जो भी दिख रही है, जमीन जो दिख रही है, सब क्या है भाई? प्रकृति है आपकी, प्रकृति का हिस्सा है ये सब, ठीक है? तो पहली चीज क्या होगी? देखो तोड़ो से, पूरी डेफिनेशन को तोड़ लो, पूरी परिभाषा को तोड़ लो। क्या बोला जा रहा है? प्रकृति प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ। अच्छा, अब यहां पे दूसरा शब्द क्या है? पहले तो यहां तक आ जाओ बस, है ना? प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, पहली चीज हो गई, है ना? और एक समरूप पदार्थ, समरूप मतलब क्या होता है? एक जैसा, बराबर, है ना? जैसे कहीं खनिज मिल रहा है तो एक जैसी तो होंगी ना। जैसे ये आपको पता चला, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पर चूना पत्थर है, तो ये पूरा जो आप देख रहे हो, चट्टान जो देख रहे हो, शैल जो देख रहे हो, ये क्या भाई? ये पूरी चूना पत्थर की होगी, तो समरूप है बेसिकली, है ना? तो यहां पर समरूप पदार्थ जिसकी क्या है? जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, ये समझ लो। निश्चित आंतरिक संरचना क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, पानी का उदाहरण। पानी भी क्या है? पानी भी एक खनिज है। पानी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, पानी खनिज है। पानी की हम बात करें तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये तो ये जानते होगे, केमिस्ट्री मेरी वीक है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूं, H2O पानी का फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है, इतना तो पता है आपको। तो भैया ये क्या है भाई? ये पानी की आंतरिक संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है। अब ऐसा थोड़ा है कि भैया आप एक बाल्टी पानी ले लो, चाहे आप पूरी नदी ले लो, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो सेम ही रहेगा ना। ये जो उसकी आंतरिक संरचना है ये तो बदलेगी नहीं। जितनी भी आप फॉर्मूले वगैरह देखते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन, सबका जितने भी आप फॉर्मूले देखते हो, और जितनी भी ये जो पानी हो गया, कुछ भी ले लो आप, सॉल्ट हो गया, सोडा हो गया, तो उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है? एक आंतरिक संरचना होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम वाटर की बात करें, H2O, क्योंकि मेरे को वाटर का ही पता है, तो H2O हम बात करें तो H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अब ये चेंज तो नहीं होने वाला ना, चाहे तुम एक बाल्टी पानी ले आओ, चाहे तुम पूरा समुद्र ले आओ, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा ना। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि भाई खनिज क्या है? आप स्टार्टिंग से पढ़ो। प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है एक समरूप पदार्थ है, जिसकी क्या है? एक समरूप है, एक जैसा पदार्थ है, जिसकी क्या है? एक आंतरिक संरचना होती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम खनिज बोल देते हैं। हम बात करें भारत में, तो भारत की बात करें, पूरी दुनिया की हम बात करें, 2000 से भी ज्यादा जो खनिज हैं उनको हमने पहचान लिया है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ बहुत कम मिले हैं हमें, यानी आप बोल सकते हो बहुत बहुत क्रूशियल है। जैसे हम बात करें डायमंड वगैरह होता है ना, डायमंड, हीरे। अब हीरे की वैल्यू क्यों है? सोने की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है? क्योंकि कम है। ज्यादा होते तो ये इनकी वैल्यू क्यों होती? ठीक है ना? तो 2000 से ज्यादा खनिजों का हम पता लगा चुके हैं, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती भाई। हर एक चीज सोच के देखो, आप जैसे देख रहे हो ना टीवी सामने, पूरी स्क्रीन लगी हुई है, ये भी किससे बनी हुई है भाई? ये भी खनिज से ही बनी हुई है। ये जो रिमोट देख रहे हो हाथ में, या आपके हाथ, जिस फोन से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उसमें भी बहुत सारे खनिजों का इस्तेमाल हुआ है। उसकी पूरी बॉडी, वो जो चिप होती है ना अंदर,
वो सब जो है सामने कैमरा जो लगा हुआ है, ये टीवी रखी हुई है, ये लाइटें हैं, ये सब किससे बनी हुई है भाई? खनिजों से बनी हुई है। तभी तो मैंने बोला कि एक सुई से लेके जहाज तक सब कुछ किससे बना हुआ है? खनिजों से बना हुआ है। और डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन ये एग्जाम में छाप के आ जाना। समरूप का मतलब होता है एक जैसा, समरूप पदार्थ, ठीक है, जिसकी क्या है, आंतरिक एक निश्चित, एक देखो निश्चित पे आ गया, निश्चित क्या है? निश्चित मतलब ऐसा नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। अब ऐसा नहीं है H2O की जगह कुछ और हो जाएगा, HO हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। तो एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, ऐसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम खनिज बोल देते हैं। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर बात कर लेते हैं किसकी। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दो चीज दे रखी है ना और एक दे रखा है भाई जियोग्राफर और एक दे रखा है जियोलॉजिस्ट। जैसे एक दे रखा है भूगोलविदों और दूसरा दे रखा है भूवैज्ञानिक, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि भैया भूगोलविदों और भूवैज्ञानिकों में क्या अंतर है बेसिकली, है ना। ये दोनों का काम सेम होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे हम बात करें जो भूगोलविद होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली? तो ये पूरे जो हमारी पृथ्वी है ना उसका अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी पे क्या आ जाते हैं? पृथ्वी पे हमारे खनिज भी आ जाते हैं। तो ये खनिजों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन हम बात करें अगर भूवैज्ञानिकों की, है ना, कहां पे गया क्रिया का, हाँ, परंतु हाँ भूवैज्ञानिकों की हम बात करें तो ये क्या करते हैं भाई? ये जो खनिजों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसको डीप रिसर्च कौन करता है? मतलब सिर्फ ये किसके बारे में पढ़ते हैं? खनिजों के बारे में। जैसे हम बात करें भूगोलविद के बारे में, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये पूरे अर्थ को एज होल पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें खनिज भी आ गए। लेकिन हम बात करें भूवैज्ञानिक तो एक खनिजों की निर्माण की प्रक्रिया, इनका निर्माण क्या हुआ, इनकी आयु क्या है ना, इनकी जो ये किस भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से जन्म हुआ है इनका, ये सब कौन पढ़ता है भाई? तो ये सब कौन पढ़ता है भाई? तो ये सब पढ़ते हैं भाई भूवैज्ञानिक। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? तो आई होप इतना जो है आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। संभल संभल के पढ़ना, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को ये चैप्टर, लेकिन उतना टफ है नहीं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे ना, क्योंकि भूगोल में जो चीजें होती हैं ये आपके आसपास हो रही हैं, है ना। तो आप इसे अगर कहानी की तरह पढ़ोगे, कहानी मतलब एक केस स्टडी की तरह पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छे से जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक चीज के बारे में भाई, खनिजों के भंडार। अच्छा, इसके पहले हम बात करें खनिजों के भंडार मतलब इसका, यहां पे हम ये जानेंगे खनिज जो होते हैं हमें किस किस जगह पे पाए जाते हैं। ये जो खनिजों के भंडार हैं ये हमें किस किस जगह देखने को मिलते हैं। उससे पहले एक चीज समझ लेना कि जो खनिज होते हैं ना, इनकी एक चीज और होती है, एक इनकी प्रॉपर्टी और होती है। क्या होती है भाई? तो इनकी ये जो खनिजों का जन्म होता है ना, वो अलग अलग भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों में होता है। खनिजों का जन्म जो होता है, जैसे हम बात करें खनिज जो है इनका जन्म जो होगा, तो इस पे ध्यान देना जरा, भौतिक और रासायनिक। मतलब भौतिक मतलब फिजिकल, और यहां पर रासायनिक का मतलब क्या? केमिकल। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, जैसे खनिज जो होते हैं वो जमीन के अंदर मिलते हैं भाई, है ना, और जमीन के अंदर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से बने हैं, ये लाखों करोड़ों साल पहले से बनने हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, इनकी जो संरचना होती है, इनका जो रंग होता है, इनका जो भार होता है, इनका वजन की बात कर रहा हूं मैं, और इनकी जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस होती है, ये किस चीज पर निर्भर करती है? तो याद रखना है किस चीज पर निर्भर करती है। तो ये जो है भौतिक और रासायनिक जो परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करती है। भौतिक का मतलब फिजिकल, तो जैसे वो जो खनिज है वो जमीन के कितने अंदर है, उस पर कितना प्रेशर लग रहा है ऊपर से, है ना, जितना अंदर होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और कितनी गर्मी मिली है, टेम्परेचर कितना है उसका, तो ये क्या हो गया? ये फिजिकल हो गया। केमिकल की हम बात करें तो केमिकल में अलग अलग चीजें आ जाती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम केमिकल डाल रहे हो उसमें, कोई भी रासायनिक गतिविधि कर रहे हो। केमिकल रिएक्शन का मतलब या फिर रासायनिक गतिविधि का मतलब ये होता है कि जब कोई भी किसी चीज के फॉर्म में चेंज आ रहा है। जैसे आपने क्या किया भाई, आपने लाल में पीला मिला दिया तो एक नया रंग बन गया, तो एक केमिकल रिएक्शन है काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो भाई केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, रासायनिक प्रक्रियाओं की हम बात करें, जैसे जो सूरज देव है भाई, ये इनकी रोशनी आती है, इनकी रोशनी जब आती है, इनकी जो किरणें आती हैं वो गर्म होती हैं भाई, है ना। और जैसे बरसात हो रही है, ये सब इकट्ठे जब होती हैं तो क्या होता है भाई? वेदरिंग प्रोसेस होती है भाई, तोड़फोड़ होती है यहाँ पर, है ना, चट्टानें चटक जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है भाई? ये सब रासायनिक प्रक्रियाएं तो ये हैं कि भाई चट्टानें टूट टूट के गिर रही हैं, रंग में चेंज आ रहे हैं। तो ये सब किसका रोल होता है भाई? तो पानी गिर रहा है भाई, है ना, बारिश हो रही है, टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर में तापमान जो है सूरज का, हमारे पृथ्वी का जो तापमान है, ये सारी जो चीजें हैं मिलकर क्या करवाते हैं? ये सारी जो चीजें हैं वो मिलकर क्या करवाते हैं? ये रासायनिक प्रक्रियाएं करवाते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हमारे जो खनिज हैं वो कैसे होंगे, उनका रंग कैसा होगा, दिखने में कैसे होंगे, वो चाहे वो कोयला बनेंगे या फिर हीरे बनेंगे या फिर सोना बनेंगे, क्या बनेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं कि भैया कौन सा खनिज कैसे बन रहा है, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए ना, कि भैया कोयला बनेगा, ये चूना पत्थर बनेगा, ये अंदर डायमंड निकलेगा, कोयले के अंदर डायमंड निकलता है भाई, समझ में आ गया? कोयले के अंदर डायमंड निकलता है, कोयले की खानों में ही डायमंड मिलता है, हीरा। तो ये सब कैसे मिलता है भाई? तो ये सब डिपेंड करता है कि वो जो खनिज है वो किन परिस्थितियों में पनपा है, वो उस पे
भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं क्या क्या हुई हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, इससे ज्यादा अब तो मैं नहीं बता सकता डिटेल में, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, खनिजों के भंडार के बारे में। ये एक चीज रह गई थी, है ना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। खनिजों के भंडार, भंडार की हम बात करें तो हमें खनिज जो है कहां कहां मिलते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे ही बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे आप देखोगे, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और दूसरी की हम बात करें, दूसरे, वैसे दोनों पॉइंट एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही पॉइंट एक ही हैं, आप लिख सकते हो। और दूसरी अवसादी चट्टानें, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। और फिर आप देखोगे जलोढ़ जमाव के रूप में, महासागर के जल में, और यहां पर लास्ट पॉइंट दे रखा है धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा। अब ये क्या दे रखा है, समझो पहले ये दे क्या रखा है कि हमें जो खनिज है वो कहां कहां पाए जाते हैं। तो ये पहले जो दो है ना, ये दो नहीं है, एक ही मानो इसे, तो एक ही मानो। तो ये तीनों जो चट्टानों के नाम दे रखे हैं, एक तो आग्नेय चट्टान जिसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, एक रूपांतरिक चट्टान जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और तीसरी हो जाती है ये अवसादी चट्टान जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये चट्टानें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो पहले इनके बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये चट्टानें उत्पन्न कैसे हुई। ये वैसे थोड़ा सा हटके टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेस क्लियर हो जाएगा ना, तो आप कहोगे कि हाँ, किसी टीचर ने पढ़ाया था, है ना। तो देखो, आग्नेय चट्टानों की हम बात करें और रूपांतरिक चट्टानों की हम बात करें, तो सबसे पहले जो एक पेरेंट रॉक है, मतलब इन सारे चट्टानों का बाप कौन है, बाप मतलब जन्म किस, इन सारी जो चट्टानें, जो दो चट्टानें, रूपांतरिक चट्टानें और अवसादी चट्टान, इसको जन्म किसने दिया है, तो याद रखना, ये जो आग्नेय चट्टान है, ये क्या होता है भाई, इन सबके माँ बाप हैं। मतलब आग्नेय चट्टानों से ही इन दूसरी चट्टानों का जन्म हुआ है। एक टर्म यूज होता है रॉक साइकिल। तो ये जो चट्टानें होती हैं अपने रूप बदलते रहती हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल रूप जो होता है, चट्टानें जब बनती है नई नई, तो वो किस रूप में होती है, तो याद रखना वो आग्नेय चट्टान के रूप में ही होती है। अब मेन सवाल यह आता है कि जो आग्नेय चट्टान है, ये जो इग्नियस रॉक है, ये बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप जान गए तो आपको पता चल जाएगा ये खनिज कहां से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा पीछे चल देते हैं। अब आपको पता होगा कि भैया हमारी जो पृथ्वी है, ये जो दिखाई देती है आपको जियोइड शेप में, है ना, एक आप बोल सकते हो कैसा कैसा आकार बोल सकते हो, एक काइंड ऑफ एक जियोइड शेप है ना, बिल्कुल गोल भी नहीं है। तो हमारी पृथ्वी जो आपको दिखाई देती है, तो वो हमारी पृथ्वी जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है, 3 जो लेयर्स हैं, परत जो है उसमें विभाजित है हमारी पृथ्वी। तो हम पहली परत की बात करें, जो ऊपर जिस परत पर हम रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भूपपर्टी। याद रखना, ये जो ऊपरी भारी लेयर जो देख रहे हो, जहां हम इंसान रहते हैं, करीबन 35 किलोमीटर तक है, धरती के 35 किलोमीटर तक अंदर, ये क्या है हमारी 35 किलोमीटर के अंदर, धरती के अंदर 35 किलोमीटर चले जाओगे तो उतने में आपको क्या मिलेगी, क्रस्ट। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भूपपर्टी। दूसरी जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेंटल, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं भूप्रवार, भूप्रवार या फिर मेंटल। अब मेंटल की हम बात करें तो मेंटल एक काइंड ऑफ सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मतलब अगर मैं आपको बोलूं, आपको कैसा लगेगा, शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, कि हमारी ऊपरी जो पृथ्वी की परत जो है, यानी कि हमारा जो क्रस्ट वाला पार्ट जो है, ये तैर रहा है ऊपर, ये रखा हुआ है, किसके ऊपर रखा हुआ है, मैग्मा के ऊपर, लावा के ऊपर, जलते हुए लावा के ऊपर हमारा जो पूरा अर्थ का पोर्शन जो है ऊपर ये रखा हुआ है। और ये जो लावा है, इसमें हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना तैर रही है, और इतनी धीरे तैर रही है आपको पता भी नहीं चलता। कैसा लगेगा आपको, तो ध्यान से सुनो। देखो, हम पहले इतना जान लो कि पृथ्वी जो है 3 लेयर्स में विभाजित है। लेयर्स मतलब 3, आप बोल सकते हो इसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, इसके पार्ट्स में विभाजित है। पहली ऊपरी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, ऊपरी लेयर को हम क्रस्ट बोल देते हैं। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, थोड़ा इग्नोर करना। ऊपरी लेयर को हम क्रस्ट बोल देते हैं। अंदर की हम बात करें, इसको हम मेंटल बोल देते हैं। और हम बिल्कुल ही तीसरी लेयर की बात करें, जो बिल्कुल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, या फिर इसे हम भूकरोण बोलते हैं। हिंदी में भूकरोण बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हम कोर बोलते हैं। और इसकी हम बात करें, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है, आप और अच्छे से समझ जाओ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो चट्टानें हैं बनी कैसे। तो समझो, यहां पर देखो, हमारी पृथ्वी की जो भारी जो परत है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने क्रस्ट बोल दिया। ये 8 से 40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, जो भी मानो आप, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, इस पर हम इंसान रहते हैं। इस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, पहाड़ भी इसी पे दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं आपको इसी पे दिखाई देती हैं। लेकिन आपको कभी मन में समझ में आया, ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं ऐसी खड़ी हुई हैं, कहीं बहुत बड़ी बड़ी दरारें जो हैं, ये आई कहां से? जैसे होता है ना कि जब आप बीमार होते हो तो आप उल्टी कर देते हो, और जब उल्टी कर देते हो तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, भाई समस्या है, कुछ उल्टी हो रही है, अंदर से चीजें निकल रही हैं। तो हमारी पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल हो रही है ना। अब याद रखना थोड़ा सा, देखो
ये हमारी क्या भाई, ये पूरी हमारी क्रस्ट है, यानी कि भूप्रपट्टी है। भूप्रपट्टी के बाद एक लेयर आती है बेटा, एक याद रखना, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं ये, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो अभी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहता हूं। मान के लो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, हमारा पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसको हमने क्या बोल दिया, क्रस्ट बोल दिया। हिंदी में ऐसे भूप्रपट्टी बोलते हैं। अब ये दूसरी जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल। अब इसमें क्या भरा हुआ है, तो मैंने बोला कि भैया हमारी पृथ्वी जो है, ये अंदर दूसरी जो लेयर है इसकी मेंटल वाली, ये कैसी फॉर्म में, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड मतलब जैसे जैम होता है, जैम आपने जैम खाया होगा, जैम की फॉर्म में। जैम जो होता है मतलब वो बहुत ज्यादा ना तो तरल होता है भाई, और ना ही ठोस होता है, सेमी लिक्विड होता है, हल्का हल्का तैरता रहता है। जैसे शहद, शहद शहद को थोड़ा सा और ज्यादा गाढ़ा कर लो तो क्या हो जाएगा, सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बोले हिंदी में अर्ध तरल, तरल जानते हो ना, तरल तरल मतलब लिक्विड, दूध वगैरह पानी वगैरह सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अर्ध तरल की हम बात करें, सेमी लिक्विड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो शहद, शहद बहुत ही परफेक्ट उदाहरण रहेगा। शहद ले लो, शहद को और ज्यादा थोड़ा सा गाढ़ा कर लो, जैसे या फिर जैम आपने खाया होगा तो वो ले लो। तो ये जो है बेसिकली कहां भरा होता है, तो क्रस्ट ये हो गया। थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूं यहां पर, तो ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने इसको, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया। इसके बाद का जो पार्ट है, देखो इसके बाद के पार्ट को हमने इसमें कर दिया। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है भाई, तो ये है मेंटल। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, मतलब ये पार्ट पूरा हमारा कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया, ये कोर है, ये बिल्कुल अंदर वाला, बिल्कुल अंदर ही हिस्सा जो है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। लेकिन हम क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना ये याद थोड़ा सा जरूरी है, ये थोड़ा सा जरूरी है कि क्रस्ट और मेंटल वाला जो पोर्शन होता है, पेन चेंज करता हूं मैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो पोर्शन होता है, इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं एथनोस्फीयर। लिख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, एथनोस। एक मिनट, थोड़ा सा मैं, मेरे बेटा राइटिंग थोड़ा गंदा है तो इग्नोर करना। एथनोस्फीयर, अच्छा ये एथनोस्फीयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर की हम बात करें, ये मेंटल का ही हिस्सा होता है, मेंटल जो होता है उसका ही हिस्सा होता है। तो मेंटल की जो ऊपर वाली लेयर जो होती है, जैसे मान के लो ये मेंटल है ना, ये क्रस्ट है, तो ये मेंटल की जो ऊपरी वाली लेयर जो होती है, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इस पार्ट को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये कितने किलोमीटर की होती है, ये 100 किलोमीटर की होती है। सोच के देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर भी किसका पार्ट है, किसका हिस्सा, ये मेंटल का ही हिस्सा है। ये कितने किलोमीटर का होता है, याद गैस करो, ये 100 किलोमीटर का होता है, मतलब 100 किलोमीटर आप पृथ्वी के अंदर चले जाओ उतना। अब सोच के देखो, क्रस्ट हमारी कितनी किलोमीटर की है, सिर्फ 35 किलोमीटर की, यहां पर पूरी दुनिया बसी हुई है ऊपर। और ये जो पार्ट है, ये जो एटमॉस्फेयर जो पार्ट है, ये कितने का है भाई, ये है करीबन ये 100 किलोमीटर का। अब ध्यान से देखना, ये 100 किलोमीटर का है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रस्ट है। ये कितने किलोमीटर की है, ये 35 से 40 मान लो, 35 से 40 किलोमीटर की है ना। और यहां पर आप पूरे पेड़, है ना, यहाँ पे इंसान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पहाड़ और ये मिनरल्स, ये सब इधर ही देखते हो। अच्छा, अब ये जो 100 किलोमीटर है ना, ये 100 किलोमीटर में जो एटमॉस्फेयर है, जो कि मेंटल का ही हिस्सा है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है मैग्मा। मैग्मा मतलब लावा। जब ये ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है ना, तो उसको हम लावा नाम दे देते हैं। वैसे अंदर जब होता है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी फट गया, तो ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से क्या निकलता है, मैग्मा, लावा की फॉर्म में निकलता है, मैग्मा होता है अंदर। और यही क्या होता है, यही होता है हमारा सेमी लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ गया ना, अर्ध तरल स्टेट में होता है ये, मतलब ये कैसा होगा, शहद की तरह, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा ये। और ये बहुत गर्म होता है। आप सोच के देखो, इसका जो तापमान जो होता है वो 1300 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस। और ये मैं सब आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको डीप नॉलेज हो जाए थोड़ी सी। समझ में आ गया। अब हमारी कहानी कहां तक पहुंची है, देखो हमारी कहानी यहां तक पहुंची है कि हमने ये जान लिया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। और जो अंदर वाली जो लेयर है जिसको हमें पढ़ना है, मेंटल, जिसके अंदर क्या भरा हुआ, मेल्टन मैग्मा, एटमॉस्फेयर में। अब होता क्या है, सुनो, अब होता ये है, मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या भरा हुआ है, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, हाईलाइट ले लेते हैं। अब यहां पे क्या भरा हुआ है, ये थोड़ा सा मैग्मा भरा हुआ है
है ना, मैग्मा भरा हुआ। और ये क्या है हमारी, ये वाला जो पोर्शन हमारा, ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हमारा, ये क्रस्ट है, ये हमारी क्या, ये क्रस्ट है। और ये क्या भरा हुआ है, ये लावा भरा हुआ है। लावा को लाल कर देते हैं, काम करते हैं, लावा को लाल कर देते हैं, थोड़ा सा लाल लाल लावा हो जाएगा, लाल और पीला, है ना, मिक्स हो गया, चलो वैसे ही तो दिखता है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब देखो, अब होता ये है कि देखो, आपने बेटा सुना होगा, अरे मिट गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब सुनो, यहाँ पे कर देते हैं अपन, ये लावा भरा हुआ है, मान के चलो ये लावा भरा हुआ है, ये लावा भरा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि हमारी जो पृथ्वी है ना, इसमें हमेशा मूवमेंट चलते रहते हैं। आपने सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमारी जो पृथ्वी आपको जैसे ऊपर दिखाई देती है, ये बहुत सारी दरारों में विभाजित है, बहुत सारी दरारें हैं इसमें। और ये जो दरारें हैं ना, ये बेटा हमेशा क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं। अब होता क्या है भाई, होता यह है कि भाई दरारें जब ज्यादा, इनका हमेशा मूव करती रहती हैं, इनका हमेशा मूवमेंट चलता रहता है। अब जब मूवमेंट बहुत तेज हो जाता है ना, तो क्या होता है कभी कभी, तो अंदर से जो ये एथनोस्फीयर देख रहे हो आप, ये एथनोस्फीयर जहां पे क्या भरा हुआ है, मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है, ये कभी कभी ये ऊपर आ जाता है ना, कभी कभी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो अंदर से क्या लाएगा, अंदर से मैग्मा लाएगा। और जब मैग्मा ये बाहर आ जाएगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, जब ये मैग्मा बाहर आ जाएगा तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, इसको हमने बोल दिया वोल्केनो या फिर लावा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया लावा। अंदर क्या होता है, अंदर इसको हम मैग्मा बोलते हैं, है ना। अब जब ये लावा बाहर आता है तो हमने क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अब ये किसी को नहीं पता है बाहर कैसे आता है, अभी भी रिसर्च पे चल रही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर से चीजें निकल रही है ना। जैसे मैंने बताया ना, आप वॉमिट करते हो जब आप बीमार होते हो तो पता चल जाता है कि आपकी हालत खराब है। वैसे ही कि हमारी अर्थ भी अंदर से क्या कर रही है, वॉमिट कर रही है। और अंदर से क्या निकाल रही है भाई, ये लावा निकाल रही है। अब ये लावा जब निकालती है ना, तो क्या होता है भाई, ये जब लावा निकालती है तो क्या होता है भाई, तो यहां पर ये जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो यही किसका रूप ले लेता है, तो यही जो है आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेता है। समझ में आ गया, मतलब आपको समझ में ना आया हो कि आग्नेय चट्टानें बनती कैसे हैं, तो ये अंदर धरती के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, और ये एटमॉस्फेयर से मैग्मा निकल के ऊपर आता है, जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है बहुत सारा मैग्मा, तो ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है भाई, तो ये बन जाता है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक। और आग्नेय चट्टानों से बाद में मिलकर क्या बन जाती है, बाद में से रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। और इससे ही जो है बाद में आप बोल सकते हो ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, यानी कि जो हमारी अवसारी चट्टानें होती हैं, बन जाती हैं। तो समझने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको अगर पता है ना आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, तो आग्नेय चट्टानों से ही रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं बाद में। वो रॉक साइकिल वाला प्रोसेस होता है, बाद में पढ़ेंगे वो कभी, और अवसारी चट्टानें बन जाती हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनी, क्योंकि खनिज जो होते हैं वो इन तीनों चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तभी तो पढ़ा रहा हूं मैं पागल हूं क्या पढ़ाऊंगा ये। जो हमारे खनिज होते हैं तीनों चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें आई कहां से हैं, तो हमारी पृथ्वी के अंदर से आई हैं। बस सिंपल था ये। अब आपको थोड़ा एक एक चीज जो है वो समझ में आएगी, है ना, अब समझ में आएगी। थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों के बारे में। इसे आप जब पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, देखो ध्यान से पढ़ो। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये तीनों चीजें होती है ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रैक्स, सर्वाइसिस, फॉल्ट और जॉइंट्स। ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आ जाओ। देखो जैसे क्या हुआ, ये नीचे से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये पहाड़ बन गया, ठीक है, ये पहाड़ बन गया। ये जहां से ज्वालामुखी क्या होता है, यहां से विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, है ना। और ये पहले से बन चुका है, ये यहां पर ये चट्टानें जो है पहले से बन चुकी हैं, है ना। अब होता क्या है, नीचे क्या भरा हुआ है, नीचे देखो, ये नीचे क्या भरा हुआ है, नीचे लावा भरा हुआ है। अब नीचे से लीक हो रही है। अब यहां पे क्या हुआ देखो, अब मान के चलो होता क्या है कि जब ये ऊपर आ रहा होता है, जब ये लावा जो है ऊपर आ रहा होता है, तो बीच में क्या होता है, बीच में कई सारी दरारें होती हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। इन सबका मतलब एक ही है, ऐसे हम बात करें, ये जैसे ये जोड़ एक तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये जानो कि दरारों, जोड़ों, भ्रशों, विद्रोह, इन सबका मतलब क्या होता है, ये सेम ही होता है। मतलब ये दरारों के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि जो आग्नेय चट्टानें या फिर कायांतरिक चट्टानें जो होती हैं, इनमें जो खनिज होता है ना, कहां पाया जाता है, दरारों, जोड़ों, भ्रशों और विद्रोह में मिलते हैं। मतलब यहां पर कहने का मतलब क्या है, दरारें जो होती हैं, दरारें जान लो, मान के चलो यहां पे कोई दरार थी, है ना, ये मान के चलो यहां पर कोई दरार थी, ये दरार थी यहां पर, है ना। अब क्या हुआ भाई, जब लावा यहां से निकला,
है ना, जब निकला तो ये दरारों में भर जाएगा, इन दरारों में भर जाएगा, और जब इन दरारों में भर जाएगा तो यही बाद में क्या बन जाते हैं, जब बहुत समय हो जाता है फिर वही चीज होगी, क्या चीज होगी कि रासायनिक गतिविधि होंगी, फिजिकल एक्टिविटी होंगी, है ना। तो यहां पे मैंने बताया था ना आपको, ये देखो भौतिक और रासायनिक गतिविधि होंगी, और तब जाके क्या बन जाएगा, कोई ना कोई खनिज बन जाएगा। वो निर्भर करता है कि कौन सी रासायनिक गतिविधि हो रही है, कौन सी आप बोल सकते हो भौतिक गतिविधियां हो रही है। लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, जहां पे ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है देखो, जोड़ों भ्रशों व विद्रोह में मिलते हैं, तो ये सब क्या है भाई, ये दरारें हो जाती हैं। इनका मतलब देखो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी, हाँ जोड़ों की हम बात करें, जोड़ों को हम क्या बोलते हैं, एक लाइक क्रैक्स बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, क्रैक्स बोल देते हैं। तो आप देखो जैसे मान लो लावा निकला इधर भर गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे क्रैक्स बोल देंगे, है ना। अब मानी चलो यहां पर लावा भर गया, फिर ये ऊपर आ गया, थोड़ा सा ऊपर आके यहां पर जम गया, और यहां पर एक और पहाड़ बन गया, इसको हम सर्वाइसिस बोल देते हैं। समझ में आ गया ना, जैसे ऊपर आके यहां पर ये जम जाता नीचे। तो कहने का मतलब क्या, ये है सब मतलब एक ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब एक ही डिफरेंस है, लेकिन आपको वो डिफरेंस जानना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि इनका मतलब होता क्या है, इन सबका मतलब क्या होता है कि जोड़ों, जैसे हम बात करें इन सबका मतलब होता क्या है, सुनो ध्यान से, जोड़ों भ्रशों और विद्रोह, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब वही होता है कि दरारें आ जाती हैं, उसमें भर जाता है। अब सुनो यहां पर छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में जो है पाए जाते हैं। अब सुनो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होती है वेन्स और एक होते हैं फोल्ड्स। समझना थोड़ा सा, एक सॉरी फोल्ड्स नहीं, लोड्स बोल रहा हूं, एक होते हैं लोड्स, एक होते हैं वेन्स। वेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शिरा। वेन्स मतलब जो जैसे नसें होती है, नसों में भर जाता है वेन्स। और यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, वेन्स की बात हो रही है यहां पर, और यहां पर परत की बात हो रही है, लोड्स बोलते हैं ऐसे। तो जैसे हुआ क्या, देखो हुआ ये कि मान चलो ये क्या है, यहां पर लावा भरा हुआ है ना। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो ऊपर आ गया है ना, ऊपर आ गया, तो यहां पे क्या होता है, यहां पर ये यहां पर दरारें होती हैं, कुछ में फॉल्ट्स वगैरह होते हैं, इनमें भर जाता है ना। तो लोड्स का मतलब क्या होता है, लोड्स यहां पर आप बोल सकते हो। परत का मतलब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े जमाव जो होते हैं, बड़े बड़े जो जमाव हैं उसको हम परत बोल देते हैं। और जो छोटे छोटे जमाव होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे जमाव जो है ना, ये छोटे छोटे जमाव जो है, इनमें क्या भर जाते हैं, इनमें आप बोल सकते हो, इनमें क्या भर जाते हैं, इनमें मैग्मा भर जाता है, लावा भर जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम शिरा बोल देते हैं। तो शिरा और परत में डिफरेंस पता चल गया ना, जमाव परत जो होती है, मतलब देखो जो छोटे जमाव जो होते हैं, मतलब किसके जमाव की बात हो रही है, यहां पर मैग्मा जो है, ये जो लावा जो है ना निकल के ऊपर आया है, इसके जमाव की जो बात हो रही है। तो भाई जो बड़े बड़े जमाव होते हैं उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने जमाव परत बोल दिया। और जो छोटे छोटे परत जो होती है, छोटी छोटी जो जमाव हो जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने शिरा बोल दिया, शिरा। इसे इंग्लिश में वेंस बोलते हैं। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज आप देखो, यहां पर मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूं, आग्नेय चट्टानों की बात करूं तब मैं कायांतरिक चट्टानों की बात करूं, इन दोनों ही चट्टानों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैसे पाए जाते हैं भाई खनिज, किस तरीके से पाए जाते हैं खनिज। तो यहां पे थोड़ा सा याद करो, यहां पे पहली बात तो खनिज किस फॉर्म में मिलेंगे, तो यहां पे देखो जोड़ों भ्रशों व विद्रोह की फॉर्म में मिलेंगे, मतलब बीच में जो दरारें वगैरह होंगी उनमें मिलेंगे, है ना। और यहां पे दूसरी बात क्या है, यहां पर किस में पाया जाता है, शिरा जो होती है, शिरा मतलब जो छोटे छोटे जमा होते हैं। और यहां पर परत का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े जमा होते हैं, बृहत मतलब बहुत बड़ा, इनमें जो है यहां पर पाए जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए, इनका निर्माण जो है अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर आ जाते हैं। समझ में आ गया। यानी कि इनका निर्माण कब होता है कि ये जो दरारें हो जाती हैं, इनके अंदर जो दरारें हो जाती हैं चट्टानों के अंदर, तो इन दरारों के सारे ये किस फॉर्म में आते हैं, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, और गैसी फॉर्म में, गैसीय अवस्था में जो है ये ऊपर आ जाते हैं। और जब ऊपर आ जाते हैं तो भाई वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भौतिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये जम जाते हैं भाई, और बहुत सालों बाद, लाखों करोड़ों साल बाद जो है क्या बन जाते हैं, खनिज बन जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब यहां पे थोड़ा सा उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बोलूं मैं, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, शीशा हो गया, ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये आप बोल सकते हो शिराओं और जमाओं के रूप में पाए जाते हैं, शिराओं या जमाओं में पाए जाते हैं, है ना। शिराओं का मतलब समझ में आ गया, जो छोटे छोटे जमाव है ना। और परत का मतलब समझ में आ गया, जमाव परत जो होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोड्स बोलते हैं, ये बड़े बड़े जमाव होते हैं। समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो, हाँ ये याद रखना, कायांतरिक चट्टानें किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कायांतरिक चट्टानों की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हाँ रूपांतरिक चट्टानों की बात हो रही है बेटा, है ना। रूपांतरिक चट्टानें और कायांतरिक एक ही बात है, मेटामॉर्फिक रॉक की बात हो रही है ना। तो जैसे आप देखोगे, ये देखो ये क्या है भाई, तो ये रूपांतरिक चट्टानें हैं, ये देखो, है ना। और ये आग्नेय चट्टानें, यहाँ आप बोल सकते हो ये इग्नियस रॉक है। तो ये वाला और ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या भाई, तो ये अवसादी चट्टान है, ये वाला सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। तो आप देख रहे हो लेयर्स में बटी हुई है।
सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करूं, अवसादी की हम बात करें तो ये किससे मिलकर बनी होती हैं? तो ये रूपांतरिक और आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं अवसादी चट्टानें। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अवसादी चट्टानों के अंदर भी खनिज पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसका निर्माण जो है क्षैतिज परतों में निरपेक्ष संचय व जमा का परिणाम है। अच्छा, यहां पर जो खनिज पाए जाते हैं किसमें भाई? अवसादी चट्टानों, जो अवसादी चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं भाई? तो ये जो चट्टान जो है, शैल जो है, इसके बिल्कुल निचला जो भाग होता है और उसमें कैसे पाए जाते हैं? क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल। यानी कि देख सकते हो आप, थोड़ा सा देखो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, हाँ ध्यान से देखना इसको। ये देखो परत बनी हुई है, ये देखो ये परत बनी हुई है, ये परत बनी हुई है ना। ये देखो, तो रॉक बेड जो होता है, बिल्कुल मतलब रॉक बेड का मतलब क्या होता है? लेटने वाले बेड की बात नहीं हो रही, बेड का मतलब बिल्कुल जो परत होती है, मतलब जो पूरी चट्टान की परत है, निचली परत जो है उसको हम क्या बोल दिया? उस निचला भाग जो है उसको हम बेड बोल देते हैं, रॉक बेड बोलते हैं। तो इस फॉर्म में पाई जाती है क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे। ये देखो यहां पर जो है ये पाई जाती है। समझ में आ गया? तो जैसे हम बात करें, देखो उदाहरण की हम बात करें तो देखो यहां पर जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, नमक जो हो गया है ना, सोडियम वगैरह जो हो गया, ये सब जो है इसमें पाया जाता है। क्लियर है? और इन्हें बनने में जो है लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। बस इन्हें क्या, इन्हें ये पाए कैसे जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो देखो जो क्षैतिज परत जो होती है उसमें पाए जाते हैं। तो देखो अवसादी चट्टानों ने अनेक खनिज संतरों या परतों में पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग बेड्स में पाए जाते हैं, बेड्स मतलब नीचे, जैसे ये पूरी चट्टान है और ये नीचे वाली जो लेयर्स होती है इसमें जो है ये पाए जाते हैं, लेयर्स में, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर हम आग्नेय की हम बात करें या फिर कायांतरिक चट्टानों की बात करें, रूपांतरिक की हम बात करें, तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ये शिराओं में और परतों में पाए जाते हैं। छोटी शिरा होंगी, बड़ी शिरा होंगी, तो उनमें जो है ये पाए जाते हैं, है ना। कहां मिलते हैं ये? तो जोड़ों, भ्रशों व विद्रोह में मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया, मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, मैंने बस थोड़ा डिटेल में बता दिया है आपको। समझ में आ गया ना? ये जो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये पूरा चित्र देखो आप, यहां से आपको और अच्छे से जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये नीचे क्या है, ये नीचे क्या है? ये एथनोस्फीयर है, जहां पे लावा भरा हुआ है ना। लावा नहीं बोलते, इसे मैग्मा बोलते हैं। ऊपर जब आ जाता है इसे तब लावा बोलते हैं। अब ये क्या होगा भाई? अब ये जो है बाहर आएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वेंट बोलते हैं, वेंट, है ना, निकास बोलते हैं, यानी कि जहां से वो लावा बाहर निकल रहा है। अब यह क्या होगा? देखो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये देखो ये क्या है? यहां पर एक क्रैक था, है ना। यहां पे देखो, यहां पे भी एक क्रैक था। अब ये इसमें भर जाएगा, है ना। ये क्रैक जो है ये इसमें भर जाएगा, और जब इसमें ये भर जाएगा तो यही बाद में क्या बन जाएगा? ये बाद में खनिज बन जाएगा। समझ में आ गया? और इसमें जो बड़ी छोटी छोटी शिराएं होती हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी होती हैं, जिनको हम लोड्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। बड़े जो शिरा होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? लोड्स बोल देते हैं, और छोटे छोटे होते हैं उन्हें हम शिराएं बोल देते हैं, वेन्स, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। यही बाहर आता है और इनके अंदर ही जो आपको खनिज देखने को मिलता है। ये क्या है भाई? ये आग्नेय चट्टानें बन रही हैं। आग्नेय चट्टानों से ही जो है आपको रूपांतरिक चट्टानें और अवसादी चट्टानें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई? जलोढ़ जमाव के रूप में। जलोढ़ जमाव के रूप में कैसे हमें संसाधन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, सॉरी संसाधन नहीं, खनिज मिलते हैं जलोढ़ जमाव के रूप में। अब सुनो, यहां पर आप देख रहे हो ध्यान से। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो धरती के अंदर क्या है भाई? धरती के अंदर जो है खनिज है, और जब खनिज ऊपर आ रहे होते हैं तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है वो कैसे फॉर्म में आ रहे होते हैं? गैसियस फॉर्म में, गैस, या फिर आप बोल सकते हो तरल पदार्थ की फॉर्म में आ रहे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ऊपर आ रहे होते हैं, है ना। जब ये ऊपर आ जाते हैं, है ना, जब ऊपर आ जाते हैं तो यहां पर याद करो जलोढ़ जमाव। मैंने बताया था ना, जलोढ़ जमाव क्या होता है? जब भाई ऊपर से नदियां वगैरह आती हैं तो अपने साथ में बहुत सारी गाद लेके आती हैं, है ना। जब गाद लेके आती हैं तो एक चीज होती है प्लेसर डिपोजिट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपोजिट। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऊपर जब ये आ जाते हैं ना, ऊपर आके इकट्ठे होते रहते हैं। यहाँ पे कैसे इकट्ठे होते रहते हैं? तो ये हवा वगैरह चल रही है ना, धूप पड़ रही है भाई, बहुत सारी प्रोसेस होती है, पानी बह के आ रहा है, तो ये एक जगह पर जो है इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम जलोढ़ जमाव बोल देते हैं। जलोढ़ की याद करो, जलोढ़ का मतलब क्या था? याद करो, जलोढ़ मृदा के बारे में आपने पढ़ा था। ऊपर से जब नदियां बह के आती हैं अपने साथ में बहुत सारा जलोढ़ जमाव लेके आती हैं। आपने देखा होगा कि नदियां वगैरह होती हैं, इनमें क्या होता है? गोल्ड मिलता है, गोल्ड, है ना, जो पूरी तरह से घुल नहीं पाता पानी में, है ना। जब ऊपर से पानी में अपने साथ लेके आते हैं तो नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नदियों में सोने वगैरह देखते हैं, सोने वगैरह निकालते हैं। बहुत सारे आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा। तो ये कहां से आता है? तो ऊपर से जब क्या होता है? ऊपर से जब ये नीचे धरती के अंदर से खनिज ऊपर आ जाता है ना, जब ऊपर आ जाता है ये ऊपर आके सूख जाता है, ऊपर आके सॉलिड बन जाता है, और फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर जलोढ़ जमाव शुरू हो जाता है। जलोढ़ जमाव मतलब जो जलोढ़ जमाव का मतलब क्या होता है? जो चीजें बह के आई हैं ऊपर, तो एक तरह से जमा होते रहते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं? इनको हम जलोढ़ जमाव बोल देते हैं,
है ना। जैसे हम बात करें धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा, अच्छा ये जो धरातलीय चट्टानें जो होती हैं, है ना, उनका अपघटन जब होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है, वेदरिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। जैसे होता क्या है कि कोई भी चीज एक दिन तक बहुत ज्यादा करोड़ों लाखों सालों तक जो है एक जगह रहती है, तो क्या होता है उसमें बारिश भी हो रही है, धूप भी पड़ रही है, अलग अलग उस पर जो है रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है ना, तो क्या होता है ऊपर से धुल जाता है, वो ऊपर से बिल्कुल धुल जाता है ना। जब ऊपर से धुल जाता है, जैसे आप देख रहे हो ना इस पूरी को, है ना, तो इसके ऊपर कभी ना कभी पूरा एक परत रही होगी, लेकिन पूरी धुल गई है, अंदर क्या बचा है, अंदर देखो खनिज बचा हुआ है। जैसे हम बात करें ये छोटा सा रिमोट जो देख रहे हो ना, ये ऊपर से क्या है, अब मान चलो इसको पूरा ऊपर से धुल दो, है ना, पूरे ऊपर से धुल दो, ऊपर धुल दो, धुल दो, धुल दो, अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा, है ना, ऊपर की जो पूरी परत है चली जाएगी। समझ में आ गया। तो वैसे क्या होते हैं, वैसे यहाँ पर जो धरातलीय चट्टानें जो होती हैं, जो जमीन पर चट्टानें हैं, इनके अंदर खनिज है, लेकिन हुआ क्या भाई, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, पानी गिर रहा है भाई, बाढ़ आ रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो इससे अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो उससे क्या होता है, जो धरातलीय चट्टानें जो होती हैं ये घुल जाती हैं, और अंदर क्या रह जाते हैं, अंदर खनिज रह जाते हैं, और उन खनिजों को जो है निकाल लिया जाता है। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए, तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपके बुक में एक चीज और दे रखी है, एक चीज दे रखी है, आप देखोगे तो उसमें दे रखा है रैट होल माइनिंग के बारे में, है ना। रैट होल माइनिंग क्या होती है, आप सोच के देखो, रैट होल माइनिंग क्या होती है। ये मेघालय में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन जो नेशनल ट्रिब्यूनल थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसने बिल्कुल मना कर रखा है ये ऐसी गतिविधि करने से। होता क्या है कि मान के चलो कि ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर पता चला खनिज है, अब आपको ये पता है कि यहाँ पर इतनी जगह जो है खनिज है, इतनी जगह पर, इतनी जगह पर खनिज है, इतनी जगह पर खनिज है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा गड्ढा थोड़ा ना खोदोगे, फिर तो बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाएगा। आप क्या करते हो, आप जो है चूहे जैसा बिल बना देते हो, चूहे जैसा बिल बना देते हो, है ना। जब चूहे जैसा बिल बना देते हो आप, तो क्या होता है, अब जब चूहे जैसा बिल बना देते हो तो आप उतनी ही जगह पे जाओगे नीचे। आपने देखा होगा ना मूवीज में, छोटे छोटे बड़े बड़े गुफाएं होती हैं, उनके अंदर चले जाते हैं, अंदर से बड़ा बड़ा कोयला वगैरह निकाल के लाते हैं। तो मेघालय में बड़ा प्रैक्टिस किया जाता है, मेघालय में कोयले वगैरह की खदान है ना, और वैसे भी काफी सारा प्रैक्टिस किया जाता है। रैट होल माइनिंग में क्या होता है, हम पूरा नहीं खोदते, हम एक चूहे जैसा बिल बना देते हैं, चूहे का बिल बना देते हैं, है ना, चूहे जैसा बिल जैसा दिखता है वो, गोल गोल, है ना। और हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और जहां पर खनिज होगा, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का खनिज होगा, उसको ऊपर से निकाल के ले आएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैट होल माइनिंग बोलते हैं। ये मेघालय में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी वगैरह जो लोग हैं, ये बड़ी ही ज्यादा प्रैक्टिस किया करते हैं, है ना। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो आपको पता चल गया भाई जो खनिज है वो कहां कहां पाए जाते हैं। आखिरी बचा हुआ है महासागर की जल में। क्या आपको पता है कि जितनी भी नदियां वगैरह हैं ये सब कहां जा रही हैं भाई, महासागर में मिल रही है जाके। आपको ये भी पता होना चाहिए महासागर जो है इनके अंदर भी क्या जमीन है भाई, है ना। आपको कोई समुद्र में फेंकेगा तो कहीं ना कहीं तो टिकोगे। तो अगर हम बात करूं महासागरों में, तो महासागरों में भी आप बोल सकते हो प्रचुर मात्रा में जो है खनिज है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, देखो कोई भी खनिज तब तक खनिज नहीं हो सकता, याद रखना, कोई भी खनिज जो है तब तक खनिज नहीं हो सकता जब तक वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई, इसका क्या हुआ, मतलब आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, तब तक हम उसे खनिज नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मान के चलो आपको पता चला कि आपके जमीन के अंदर, आपके जहां रह रहे हो, आपके खेत है, उसके अंदर जो है सोना है, पता चलेगा कैसे भी मशीन से आपने पता लगा लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कितना सोना है, तो आपने उसमें लगा दिया 5-10 करोड़ रुपए। तो जब जमीन खोदी तो इतना सा निकला सोना, लाख रुपए का, तो आपने लगाए 10 करोड़, मिले 1 लाख, तो ये फायदा है, नहीं है फायदा। तो आर्थिक रूप से भी तो फायदा दे कम से कम, तभी तो आप खनिज बोलोगे उन्हें। तो हम बात करें समुद्र में, समुद्र में जो खनिज मिलते हैं, बहुत सारे खनिज मिलते हैं भाई। नमक सबसे बड़ा उदाहरण तो नमक का ही है, लेकिन और सारे खनिज जो हैं, बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो हैं, लेकिन वो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो क्या नहीं है भाई, क्योंकि वो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जो है वो फायदेमंद नहीं। तो आप बोल सकते हो कि हमारे महासागरों में भी जो है बड़ी ही मात्रा में जो है खनिज पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और याद रखना, खनिज जो होते हैं किस अवस्था में मिलते हैं, खनिज जो होते हैं वो किस अवस्था में मिलते हैं। तो और आपने सुना होगा, और अयस्क जिसे हम बोलते हैं, अयस्क का मतलब क्या होता है। तो देखो मान के चलो, ये सारी जो चीजें याद रखना, ये सारी चीजें आपके बुक में दे रखी हैं। मान के चलो ये आपको इतनी बड़ी चट्टान मिली है, देखो ये चट्टान देख रहे हो आप, इतनी बड़ी आपको जो है मान के चलो चट्टान मिली। अब जब इतनी बड़ी चट्टान मिली आपको, तो आपने क्या किया भाई, आपको पता चला इसमें जो है खनिज है, बहुत ज्यादा खनिज है। अब किसी भी अयस्क में क्या होता है, किसी भी अयस्क में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, गंदगी वगैरह होती है, उसमें खनिज भी होंगे। अब ऐसा थोड़ा ना, इस पूरी चट्टान को आप देखोगे, इसमें आप पता चला कि क्या भाई इसके अंदर लोहा अयस्क है। लोहा अयस्क मतलब एक ऐसी चट्टान जिसके अंदर लोहा है। अब उस चट्टान के अंदर क्या होगा भाई, उस चट्टान के अंदर लोहा भी है और बहुत सारी इंप्योरिटीज भी है, मतलब जो चीज किसी काम की ना हो। तो भैया एक ऐसी चट्टान जिसमें लोहे की मात्रा तो ज्यादा है लेकिन इंप्योरिटीज कम है, मतलब जो गंदगी जो है वो कम है। मान के चलो एक पूरी बहुत बड़ी चट्टान मिली आपको, इतनी बड़ी, है ना, इसमें मान के चलो 80% क्या है, 80% लोहा है और सिर्फ 20% क्या है, 20% सिर्फ इंप्योरिटीज है या फिर गंदगी है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस पूरे को हम बोल देंगे अयस्क।
है ना। और अयस्क में से क्या निकालते हैं, अयस्क में से हम खनिजों को खींचते हैं, खींचते हैं मतलब निकालते हैं। उस अयस्क में गंदगी भी है, लेकिन हाँ याद रखना कि अयस्क जो होता है वो हम किस टर्म में यूज करते हैं, आर्थिक रूप में यूज करते हैं कि भैया वो हम उस संसाधन, उसको हम अयस्क तभी बोल सकते हैं जब उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज होगा। तो इस पूरी चट्टान में क्या है भाई, 80% क्या है भाई, खनिज है, मतलब 80% लोहा है और 20% क्या गंदगी है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अयस्क बोल सकते हैं, लो अयस्क बोल सकते हैं कि भैया 80% लोहा है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मान के चलो सिर्फ 5% लोहा होता और 95% क्या होता, गंदगी होती, तो इसको हम अयस्क नहीं बोल सकते थे, है ना। तो अयस्क क्या भाई, अयस्क एक ऐसा आप बोल सकते हो पूरी चट्टान है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो है खनिजों को निकालते हैं प्रचुर मात्रा में, जिसको मतलब जो ऐसा खनिज है इसमें जो हमारे फायदेमंद है, जिससे जो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे हम मुनाफा कमा सकते हैं, उसको ही आप जो है क्या बोल सकते हो, अयस्क बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जो है खनिज उपलब्ध है। तो आपको आई होप इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो भैया आपको समझ में आ गया भाई कि हमें खनिजों के भंडार जो है कहां कहां पाए जाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कहां कहां पाए जाते हैं भैया। तो यहां पर आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वहां पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानें, और रूपांतरित चट्टानें होती हैं, और अवसादी चट्टानें, इन तीनों ही चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। शुरुआत कहां से होती है, याद रखना, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये कैसे बनती हैं, तो ये जो ज्वालामुखी फटता है, अंदर से लावा निकलता है, वो जब ठंडा पड़ जाता है उससे क्या बन जाती है, आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। उसके अंदर शिरा वगैरह, शिराएं, जो शिराएं होती हैं, छोटी शिराएं, बड़ी शिराएं, है ना, जिसे हम फॉल्ट और जिसे हम वेन्स और क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं एक तो हिंदी इंग्लिश में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लोड्स और वेन्स बोलते हैं, है ना। इनमें जो है क्या होता है, इनमें जो है यहाँ पर हमें खनिज देखने को मिलता है। छोटी छोटी जो वेन्स क्या होती हैं भाई, छोटी छोटी जो शिराएं होती हैं उन्हें हम वेन्स बोल देते हैं। लोड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े, जो आप बोल सकते हो जो बड़े बड़े जमाव जो होते हैं, बड़े जमाव को हम क्या बोल देते हैं, लोड्स बोल देते हैं, छोटे छोटे जमाव को हम वेन्स बोलते हैं। सिंपल इज दैट। तो ये सारी जो चीजें आपको पता हो गई। किस में जमा होता है भाई, तो ये किस फॉर्म में होता है, तो भाई जोड़े, भ्रशन, वृद्धरों, मतलब ये क्या होते हैं, बड़े बड़े दरारें जो होती हैं, सबका मतलब एक ही जान लो, दरार, फिलहाल के लिए डिफरेंस होता है लेकिन अभी के लिए इतना जानो। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या जाना भाई, फिर हमने जाना भाई जलोढ़ जमाव, कि कभी कभी नीचे से जब खनिज ऊपर निकल आते हैं तो ये बह के बहते हुए वेदरिंग प्रोसेस जो होती है भाई, है ना, बह बह के नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, कहीं भी डिपोजिट हो जाते हैं, मतलब कहीं भी एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं, जिसको हम प्लेसर डिपोजिट बोलते हैं। धरातल पे आकर कहीं भी आकर जो है डिपोजिट हो जाते हैं, तो वहां से जो है उसे हम क्या बोल देते हैं, जलोढ़ जमाव वाले खनिज बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमने बात कर ली भैया धरातली चट्टानों का अपघटन जो हो जाता है, ऊपर ही ऊपर धुल जाती है, अंदर क्या बचता है, खनिज बचता है। और हम महासागरों में भी क्या जानते हैं, हम महासागरों में भी जो है खनिज ढूंढते हैं, ठीक है। मिल जाते हैं भाई, सॉल्ट मिल जाता है, कई सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन यहां पर जो मिलते हैं ज्यादातर खनिज वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है। चलिए आई होप इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खनिजों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के जो है खनिज होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो खनिज जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए खनिज के, एक तो धात्विक, और दूसरा अधात्विक, और तीसरा ऊर्जा खनिज, है ना। ऊर्जा के बारे में ये अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे, मतलब इसी लेक्चर में जानेंगे। ऊर्जा अलग है, तभी तो हमने जाना ना खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो ये ऊर्जा अलग चीज है, ऊर्जा के बारे में अलग हम बात करेंगे, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, इसी लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल इस पर गौर फरमाते हैं, है ना। हम बात करते हैं धात्विक और अधात्विक। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, है ना, कि धात्विक का मतलब क्या है और अधात्विक का मतलब क्या है। धात्विक मतलब जिसमें धातु है, और अधात्विक मतलब जिसमें धातु नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं धात्विक की, तो धात्विक को भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तो भैया लो धातु, फेरस और नॉन फेरस बोलते हैं इंग्लिश में, लो धातु, अलो धातु और बहुमूल्य खनिज। अगर हम बात करें लो धातु की, तो एक ऐसे खनिज होते हैं जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, लोहा अयस्क होता है इसमें, है ना। जैसे लोहा अयस्क की हम बात करें, मैग्नीज की बात करें, निकल की बात करें, तो उसमें लोहा होता है, लोह क्या इसमें मात्रा होती है। और मैं बात करूं अलोह की, तो इसमें लोह की मात्रा नहीं होती, जैसे कि भैया तांबा, लेड, है ना, बॉक्साइट, ये सब क्या है भाई, तो ये है अलोह धातु। और तीसरा आता है भाई बहुमूल्य। बहुमूल्य मतलब जो बहुत ही ज्यादा कीमती है। बहुत ज्यादा कीमती क्या है भाई, आपके घर में वो सारी चीजें मिल जाती हैं भाई। कुछ कोई स्टूडेंट ज्यादा ही अमीर होंगे, उनके घर पे डायमंड के नेकलेस होंगे, कुछ ठीक ठाक होंगे, मध्यम वर्ग से होंगे, सोने के होंगे, चांदी के होंगे, तो ये क्या है भाई, बहुमूल्य होते हैं। ये मिलते नहीं है आसानी से और महंगे बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे कि भाई सोना, चांदी, प्लेटिनम भी बहुत महंगा है भाई। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज ये क्या होते हैं अधात्विक खनिज, तो देखो अभ्रक, लवण, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, ये सब क्या है भाई, तो ये अधात्विक खनिज होते हैं। इसमें 1% भी क्या नहीं होता, धातु नहीं होती। अब चूना पत्थर में कहां से धातु लाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर ले ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिज कैसे होते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है भाई। जैसे आप बाइक में पेट्रोल डलवा लो, गाड़ी में डीजल डलवा लो, तभी तो चलेगी। बिना डीजल पेट्रोल के कैसे चल सकती है कोई भी गाड़ी, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, ऊर्जा। जैसे आपके घर में बिजली आती है, वो भी क्या है, ऊर्जा है ना। तो देखो कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है भाई, ये सब ऊर्जा खनिज है। इसके बारे में भी हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको यहां तक जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, लोह खनिज के बारे में। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं बेसिकली, तो हम जितने भी हमने ये जो खनिज के 3 प्रकार देखे हैं और इनको हमने क्लासिफाई किया है, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, तो इनको हम एक एक करके समझने वाले हैं, बस ये कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जैसे हमने धातुक के बारे में बात की, तो धातुक के भी हमने 3 पार्ट करे, है ना। तो हम लोह धातु को अच्छे से जानेंगे, अलोह धातु को अच्छे से जानेंगे। बहुमूल्य की बात है तो इसमें कुछ जानने की बात है ही नहीं, तो बहुमूल्य है तो इनको नहीं पढ़ेंगे हम, बट हाँ लोह धातु और अलोह धातु इनको जो है हम अच्छे से समझने वाले हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज है इसमें, अच्छे से बात कर लेंगे। उसके बाद हम अधात्विक खनिज को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोह धातु, है ना, लोह खनिज के बारे में। आपने लोह अयस्क सुना होगा, अयस्क ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अयस्क का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब भाई, जल्दी से आप मन में सोचो कि मैंने बताया था आपको भैया एक ऐसी चट्टान है इसमें जो है खनिज बहुत अधिक मात्रा में, जिसको हम निकाल सकते हैं, है ना। जिस चट्टान से, जिस शेल से हम क्या निकाले, खनिज निकाले, शेल में खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी, कुछ ऐसी चीज जो बेकार है ना। और ज्यादातर क्या होगा, खनिज होगा, खनिज की मात्रा ज्यादा मिल रही होगी हमें, आर्थिक रूप से वो खनिज जो है क्या है भाई, वो बिल्कुल फायदेमंद है आर्थिक तौर पर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, अयस्क बोल दिया। तो हम बात करें लोहा अयस्क होता है, जिसमें क्या होता है, लोहा भी होता है और कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, कुछ बेकार चीजें भी होती हैं, उससे हम लोहा निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब तो पता चल गया होगा। अच्छा अगर हम बात करें क्वालिटी के हिसाब से, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से हम बात करें, तो हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है लोह को, है ना। लोह खनिज को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, कौन से भाई, एक तो मैग्नेटाइट है और दूसरा हेमाटाइट है। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट इन दोनों को याद कर लेना, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि ये हेमाटाइट जो होता है कौन से क्वालिटी का, गुणवत्ता वाला, यहां पे आप बोल सकते हो लोह खनिज है, या फिर हेमाटाइट कौन सी है। तो यहां पे याद रखना है, देखो मैग्नेटाइट की हम बात करें तो मैग्नेटाइट का जो लोह अयस्क मिलता है उसमें लगभग जो है करीबन 70% जो है लोहा मिलता है, और उसको जो है सबसे बढ़िया उम्दा क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला जो है क्या बोला जाता है, लोह खनिज बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसका अयस्क मिलता है उसमें लगभग जो है 70% लोहा होता है, बढ़िया बढ़िया मात्रा में होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें किसकी भाई, अगर हम बात करें हेमाटाइट की, तो हेमाटाइट जो होता है वो जो बेसिकली ज्यादातर जो उद्योगों में इसी प्रकार का जो है लोहा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो है 50 से 60% क्या होता है भाई, लोहा होता है। जो अयस्क मिलता है उसमें 50 से 60% क्या मिलेगा आपको, लोहा मिलेगा। यह भी ठीक क्वालिटी का होता है। सबसे ज्यादा भारत में क्या इस्तेमाल किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम इस लोहे को, हेमाटाइट नाम के लोह अयस्क को ही इस्तेमाल करते हैं। और तो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लोह अयस्क कौन सा है, लोहा कौन सा है, लोह खनिज कौन सा है, तो आपको हेमाटाइट पे टिक कर देना है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में हम बात करें तो भारत में लोह अयस्क कहां कहां पाया जाता है, तो सुनो यहां पर मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, बाकी डिटेल में इसका एक लेक्चर और लगेगा मैप वाला, वो मैं लाइव क्लास में लूंगा, ठीक है। लाइव क्लास में हम डिटेल में जानेंगे कि कहां कहां कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसमें बस मैं आपको नाम बताने वाला हूं। तो देखो यहां पर हम बात करें, उड़ीसा झारखंड जो बेल्ट है, उड़ीसा झारखंड हमारे भारत के पूर्वी जो राज्य है बेसिकली, वहां पर पड़ती है बेसिकली उड़ीसा झारखंड बेल्ट। बात करें दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर की हम बात करें कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, ठीक है। हम बात करें जो हमारा भारत का जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, ऊपर पूरा जो है ना, प्रायद्वीप बोलते हैं ऐसे हम, तो उस पार्ट में ही पाए जाते हैं सारे। ऊपर जो हमारा, मैंने बताया कि हमारे भारत में जो खनिज है ना, वो क्या है भाई, वो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग खनिज मिल जाएंगे। समझ में आया, कहीं खनिज बिल्कुल भी नहीं है, कहीं बहुत पर्याप्त मात्रा में है। जैसे हम बात करें हमारा जो उत्तर भारत है, जैसे यूपी बिहार, यूपी की बात कर ले हम, बिहार की बात कर ले हम, क्योंकि बिहार और झारखंड पहले एक थे, अब झारखंड जितने भी खनिज हैं वो सब झारखंड में आ चुके हैं। तो बिहार की भी अगर हम बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो यहां पर आपको कोई भी खनिज ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। तो खनिजों की अगर हम बात करें तो खनिज जो है दक्षिण भारत में बहुत पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, प्रायद्वीप जो वाला इलाका है, जो प्रायद्वीप का है, वहां पर बहुत पाए जाते हैं। तो अगर हम खनिजों की वितरण की बात करें तो हर जगह क्या है, हर जगह सेम नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कहीं थोड़े बहुत मिलेंगे आपको। तो ऐसे करके जो है हमारे खनिजों का यहां पर भारत में वितरण हो रखा है। तो उसी हम बात करें तो देखो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, इसको याद रखना है, आ जाता है एग्जाम में। कहां पर है भाई, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ती है ये बेल्ट पूरी। बात करें भैया महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, है ना, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। और फिर एक बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है भाई, बिल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलू बेल्ट। इस बेल्ट को याद रखना है, कहां पर है भैया, तो नाम से लग रहा है ये साउथ में होगी, साउथ में जो दक्षिण भारत है वहां पर ही अजीब अजीब नाम रखे जाते हैं ना, तो एक कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में है, तो याद रखना है। आई होप आपको इतनी जो चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या है भाई, मैग्नीज भी एक तरह का लोह अयस्क है। देखो मैंने बताया था ना, थोड़ा क्लासिफाई जो किया था, लोह धातु, जिसमें लोह धातु होती है उसको हमने क्या बोल दिया, लोह अयस्क बोल दिया। तो मैग्नीज भी एक महत्वपूर्ण, आप बोल सकते हो एक लोह अयस्क हो जाता है, लोह धातु हो जाती है। तो हम इसकी बात करें अगर, तो मैग्नीज की हम बात करें तो देखो
स्टील और फेरोमैग्नीज एस के निर्माण में होता है। तो भैया इसका निर्माण, जैसे मैग्नीज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है हम स्टील बनाने के लिए करते हैं। याद रखना, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो स्टील बनाने के लिए होता है। और किस किस में होता है, देखो ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक, जो पेंट आता है आपके घर में, जो पेंट होता है उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ठीक है, इसकी हम बात करें तो जैसे आपको 1 टन स्टील बनाने के लिए करीबन कितना मैग्नीज चाहिए, 1 टन स्टील बनाने के लिए आपको लगभग जो है 10 किलो मैग्नीज की जो है जरूरत पड़ती है। तो आपको ये जो है याद रखना है, ठीक है। तो मैग्नीज की हम बात करें तो उड़ीसा में आपको मिल जाता है मैग्नीज, उड़ीसा झारखंड वगैरह बेल्ट पे जो है आपको ये मैग्नीज जो है देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अलोह खनिज के बारे में। किसके बारे में, अलोह खनिज के बारे में। अब ये कौन से खनिज है भाई, जिसमें देखो मैग्नीज और लोह ये दोनों ही जरूरी थे इसमें। लोह अगर हम बात करें किसकी भाई, धातुक की बात करें तो अधातुक की हम बात, अब हम बात करें अलोह खनिज की जिसमें लोहा नहीं होता लेकिन धातु है इसमें। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें देखो तांबा हो गया, अलोह में गोल्ड भी आ जाता है, डायमंड भी आ जाता है। भाई ये सब क्या है, लोह हो गया, डायमंड वगैरह हो गया, ये प्लैटिनम हो गया, चांदी होगी, सिल्वर हो गया, ये भी किसमें आ जाते हैं, ये बेसिकली किसमें, कीमती में आ जाते हैं। देखो ये क्या, ये कीमती नहीं है, ये बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। है तो ये भी धातु, या तो सोने की हम बात करें, हम चांदी की बात करें, हम प्लैटिनम की बात करें, तो ये क्या है भाई, ये भी आप बोल सकते हो धात्विक खनिज ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अमूल्य होते हैं भैया, बहुत महंगे आते हैं, तो उसको इसमें नहीं डाल सकते। ये अलोह खनिज है। और अलोह की हम बात करें तो तांबा हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम और टिन। थोड़ा सा आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर। तो देखो धात्विक में क्या हो गया, धात्विक में 2-3 तरह के हैं। तो एक लोह की हमने बात कर ली, कोबाल्ट वगैरह भी आ जाता है, निकल भी आ जाता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें अलोह की तो देखो तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट वगैरह आ जाती है इसमें। इसमें तांबा जरूरी हो जाता है ना, बॉक्साइट जरूरी हो जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें लोहा नहीं होता, लोहा की जो मात्रा होती है तो बहुत कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। और तीसरा क्या, बहुमूल्य खनिज, ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी आप बोल सकते हो एक तरह का अलोह ही है, मतलब इसमें लोहा हुआ कुछ नहीं होता, ये क्या है, धातु के बने हुए हैं, लेकिन इसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं हम अलोह के बारे में। और अलोह की हम बात करें तो देखो यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलोह के बारे में, तांबा। तांबा का भाई कॉपर जो होती है भाई, है ना, ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, भाई बिजली बहुत अच्छी पकड़ती है। आपके घर में कॉपर के जो कॉपर होती है, तांबा जो होता है उसके तार वार मिल जाएंगे, बिजली के तार बनाने में इस्तेमाल होता है। जो विद्युत चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो चीजें होती हैं, या फिर जो रसायन उद्योग होता है, केमिकल से संबंधित जो उद्योग होता है, उसमें इसका जो है पर्याप्त बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहां मिलेंगे आपको, तो देखो मध्य प्रदेश में कि बालाघाट जो बेल्ट है, बालाघाट इलाका जो है वहां पर मिल जाएंगे आपको। और यहां पर आपको राजस्थान में जो है ये देखने को मिल जाएंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ज्यादातर जो तांबा है आप देखना कि जो रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं ना, जैसे आप जाओगे अफ्रीका में मिल जाएंगे आपको, अमेरिका में मिल जाएंगे आपको, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, सेंट्रल एशिया में थोड़े बहुत जो रेगिस्तानी इलाके, वहां पर जो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर तांबा जो है बेसिकली ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जहां सूखा होता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में आपको मिल जाएंगे थोड़े से इसके। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान मेन है इसके। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें बालाघाट, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। अच्छा एल्यूमिनियम जो होता है ये हमें किससे मिलता है, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो हमें बॉक्साइट नाम का जो अयस्क होता है उससे मिलता है। मतलब ये पूरा बॉक्साइट है और इसमें ही जो आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा 30%, 40%, 50%। तो यहां पर याद रखना कि प्रश्न आ जाएगा डायरेक्टली किस प्रकार के जो है यहां पर अयस्क से आपको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट नाम के, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम के अयस्क को हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये किसमें इस्तेमाल होता है, ज्यादातर जो प्लेन्स वगैरह बनते हैं ना, जहाज वगैरह जो बनते हैं, इसमें इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हल्का बहुत होता है ना। जैसे कोई चीज आप उड़ा रहे हो, जहाज जो एरोप्लेन होगा उड़ेगा, भाई उड़ेगा तो आप उसमें लोहा लगाओगे तो वजनी ज्यादा हो जाएगा, कैसे उड़ पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, ये हल्का होता है और लोहे जैसा मजबूत होता है, तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कहां है इसके मुख्य भंडार, तो देखो ये जो अमरकंटक पहाड़ियां जो है, अमरकंटक पहाड़ियां जो है बेसिकली ये कहां पर मिल जाएंगी आपको, ये आपको मिल जाएंगी बेसिकली मध्य प्रदेश में, है ना। अमरकंटक के पठार जो है, मैकाल की पहाड़ियां जो है बिलासपुर, कटनी और ये मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो अमरकंटक की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्रों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहां पाए जाते हैं भाई, ये आपको इधर मिल जाएंगे। आपको ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वाली जो बेल्ट है इधर देखने को आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, ठीक है। टिन की हम बात कर लेते हैं, टिन भी बहुत जरूरी हो जाता है, टिन भी बहुत इस्तेमाल होती है, टिन की हम बात करते हैं ना। और टिन कहां कहां पाई जाती है, तो ये भी इधर ही जो आप बोल सकते हो, ये झारखंड, उड़ीसा, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा इधर आओगे गुजरात, महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज के बारे में बात करें तो अभ्रक इसमें होता है। अच्छा अभ्रक की बात करें तो ये अधात्विक खनिज है, इसमें धातु बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी तरह, किसी भी तरह की जो धातु नहीं होती। अच्छा हम धातु की बात करें तो ये देखो, ये अगर आप देखोगे इसको तो पतली पतली लेयर्स की प्लेटें होती हैं, ऐसी ऐसी पतली पतली लेयर्स की प्लेटें होती हैं, ये है ना, ये ऐसी पतली पतली लेयर्स होंगी ऊपर ही ऊपर, और ये प्लेटें होंगी। और ये किस किस रंग में होता है, तो काला, हरा, लाल, पीला, भूरा, ऐसे रंग में जो है मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो है बिजली जो होती है, बिजली उसको रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है ना। ये बैड कंडक्टर होता है एक तरह का बोला जाए तो,
जैसे होता है ना बिजली रोकनी होती है, ज्यादा दबाव है बिजली का, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में जो है इसका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कहां मिलेंगे ये? तो अभ्रक की हम बात करें, छोटा नागपुर पठार और उत्तरी किनारे पे जो है आपको मिल जाए। छोटा नागपुर पठार जो है ना इधर झारखंड साइड आपको जो है इधर देखने को ये मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, झारखंड साइड थोड़ा बहुत उड़ीसा साइड भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं खनिजों का संरक्षण, है ना। देखो खनिजों का संरक्षण मतलब बचाव, इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना जरूरतमंद है, क्योंकि देखो खनिज अगर नहीं होंगे तो हम अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे आज की बात करें हम, खनिज के बिना क्या हो सकता है बताओ आप? एक एक चीज जो आप इस पूरे स्टूडियो में चीज देख रहे हो, मेरे हाथ में जो भी चीज देख रहे हो, देखो ये रिमोट, ये पेन, ये पीछे स्क्रीन, ये लाइट लगी हुई है साइड में, ऊपर लाइट लगी हुई है, सामने कैमरा है, ये टीवी रखी हुई है सामने साइड में, ये सब किससे बनी हुई? खनिज। और आपके घर में भी तमाम जो चीजें हैं, पंखा, टीवी, कूलर, एसी, सब किससे बने हुए हैं? खनिजों से ही बने हुए हैं। तो अगर ये नहीं रहे तो हम अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते भाई, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम अपनी जिंदगी को। ठीक है ना। तो यहां पर वही बात बोली गई है, खनिज एक गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय मतलब जिसको हम पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, जो लंबी प्रक्रिया के बाद बनना शुरू हुई है। लोहा, कोयला, ये सब क्या बने भाई? ये लंबी लंबी प्रक्रिया के बाद जो है बन के तैयार हुए हैं, और एक बार अगर खत्म हो गए तो इन्हें पुनर्स्थापित करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको हमें जो है क्या करना है भाई? इसको हमें जो है समझदारी के साथ में यूज करना है। खनिजों के निर्माण सांद्रण में हजारों साल, हजारों तो बहुत कम बोल दिया, लाखों लिख लो आप, है ना। ये हजारों काट के लाखों लिख लो, लाखों साल लग जाते हैं भाई, लाखों करोड़ों साल, है ना। अयस्कों के निरंतर जो है निष्कर्षण से जो खनिजों की कमी होती है। ठीक है, निष्कर्षण मतलब बहुत ज्यादा उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनका उत्पीड़न कर रहे हो आप, उससे क्या होता है? खनिजों की कमी होती है। इसलिए आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है, ताकि जो है खनिज संसाधनों का जो है नियोजित और टिकाऊ तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सके, ताकि हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेफालतू में दोहन करते जा रहे हैं उनका बिना मतलब में, और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही कोई बड़े समझदार इंसान ने एक बात बोली है कि इंसान का जीवन जो है झोपड़ी से शुरू हुआ था और झोपड़ी पे खत्म होगा। और सच में है, आज से देख लेना, हजारों साल बाद जब कुछ बचेगा ही नहीं पृथ्वी पर, पृथ्वी रहने लायक बचेगी ही नहीं, तो क्या होगा भाई? फिर से झोपड़ी में रहना शुरू कर देंगे हम, है ना। या फिर इतनी हमारी सभ्यता एडवांस हो जाएगी कि शायद हम दूसरे ग्रह खोज लें। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अब हमने खनिजों की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ऊर्जा संसाधन की, है ना। ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ऊर्जा, खनिज और ऊर्जा चैप्टर था हमारे चैप्टर का नाम। तो हमने खनिज की बात कर ली, अब ऊर्जा पे आ जाते हैं। ऊर्जा भाई, ऊर्जा तो आप जानते हो भाई, हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए आपको, इवन चलने के लिए, काम करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। किससे मिलती है? जो आप खाना खाते हो। तो ऐसे ही भाई बड़े बड़े जो वाहन होते हैं, जैसे हम बात करें ट्रक की बात करें, बस की बात करें, कार की बात करें, और मोटरसाइकिल, छोटे मोटे वाहन जो होते हैं, बाइक वगैरह, ऑटो वगैरह, इनकी हम बात करें, किससे चलते हैं भाई? तो ये सब ऊर्जा से ही चलते हैं। और वो जो ऊर्जा होती है वो कई प्रकार की होती है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऊर्जा जो है हमने दो तरीके की, पहले हमने दो पार्ट्स में से, दो भाग में जो है विभाजित कर लिया है। एक तो है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। दो स्रोत होते हैं ऊर्जा के, एक तो परंपरागत स्रोत है और एक गैर परंपरागत। अच्छा, परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होता है? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, परंपरागत की हम बात करें तो बेसिकली जैसे होता है ना कि हमारे यहां पर सालों से, जैसे घर में होता है ना कि हमारे यहां पे हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है। किसी फलानी जगह पे आप जाओगे तो वहां पे जैसे होता है ना, टिक्की वाले होते हैं, समोसे वाले होते हैं, तो उनसे आप पूछोगे भैया कब से काम कर रहे हो? अरे भैया हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है करने की, काम करने की। तो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं हम। ऐसे हम स्रोतों को क्या बोल देते हैं? परंपरागत स्रोत बोल देते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी बोल देते हैं, है ना। जैसे जलावन, जलावन क्या होता है भैया? अरे भैया लकड़ियां जलाते हो ना, तो लकड़ियां तो हजारों लाखों सालों से इंसान जला रहा है ना। हम बात करें उपले, उपले जानते हो, कंडे जिसे बोलते हैं, उपले बोलते हैं, कई जगह पर उपले बोलते हैं, कई जगह पर कंडे बोलते हैं। तो जो भैंस का गोबर जो होता है उससे बनाए जाते हैं, भैंस गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। कोयला हो गया भाई, कोयला हम बहुत पहले का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल, ये परंपरागत स्रोत, पेट्रोल, है ना, जो तेल जो होता है। प्राकृतिक गैस जो हो गई, और बिजली हो गई। अच्छा, हम बात करें गैर परंपरागत की, तो इसमें बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया, जो नई नई डिस्कवर हो रही हैं कि ये भी है। मतलब अब अगर ये देखो, ये जो सोर्सेज हैं बेसिकली खत्म भी हो सकते हैं, है ना। कोयला खत्म हो जाएगा भाई, कोयला तो जमीन के अंदर मिलता है आपको। आज से हजारों लाखों साल पहले जो वनस्पति होंगे, वनस्पति पेड़ वगैरह जो होंगे, दब गए होंगे जमीन के अंदर, उनसे क्या बन गया? कोयला बन गया। जीवाश्म से क्या बन गया? पेट्रोल बन गया, गैस बन गई। लेकिन ये कैसे बनते हैं भाई? ये तो हमारा जो नेचर है बेसिकली, जैसे हवा आ रही है, धूप आ रही है, इससे हमने क्या निकाल ली? ऊर्जा निकाल ली। तो ये क्या भाई? ये हमें गैर परंपरागत है। इनका इस्तेमाल जो हम बहुत पहले से नहीं कर रहे हैं, ये तो अभी से हमने करना शुरू किया है। ठीक है ना। तो देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा,
ये सब क्या है भाई? ये सब जो है आप बोल सकते हो गैर परंपरागत ऊर्जा है, और इन दोनों को हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे बात कर ले तो कोयले के बारे में, है ना। कोयला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कोयले की हम बात करें, कोयला सब जानते होंगे, कोयला, है ना। तो कोयला जो होता है, कोयल जो होता है काले कलर का होता है, कोयला नाम है इसका। अच्छा, कोयले को हमने दो हिस्सों में बांट लिया है, एक तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर और दूसरा समय के आधार पर, मतलब कोई भी कोयला कितना पुराना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर हमने कोयले को तीन हिस्सों में बांटा। जैसे हमने किसको बांट लिया था, जैसे हमने लोएस को बांट लिया था, लोह धातु को बांट लिया था। तो देखो यहां पर लिग्नाइट हो गया, दूसरा हो गया बिटुमिनस और तीसरा हो गया एंथ्रासाइट। अगर हम बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट जो कोयला होता है वो एक निम्न दर्जे का कोयला है, मतलब क्वालिटी के मामले में यह तीसरे नंबर पर आता है, निम्न दर्जे का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं होती। और इसकी हम बात करें, ये कहां पर पाया जाता है, तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा, है ना, नवेली में। तो तमिलनाडु में जगह है नवेली, वहां पर मिल जाएगा। पुडुचेरी में, केरला में आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। और ये कैसा कोयला होता है, तो याद रखना ये टर्शरी कोयला होता है। टर्शरी कोयला क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, कोयले का जो इस्तेमाल जो है किसमें, ये वाला जो कोयला होता है ना, जो लिग्नाइट जो कोयला होता है, इसका इस्तेमाल जो है बिजली बनाने के उत्पादन में किया जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, बिटुमिनस। ये सबसे ज्यादा क्या है भाई, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोयला है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये होता है। और लोहा उद्योग के लिए जो है ये इस्तेमाल, मतलब सबसे ज्यादा आदर्श माना जाता है, लोहा उद्योग के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें यूज होता है। कहां कहां पाया जाता है याद रखो, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस कोयला आपको जो है देखने को मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा आपको ये देखने को बिटुमिनस कोयला, तो आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसकी बेल्ट्स देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी। जैसे हम बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट जो होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, हल्का सा ब्राउन होता है ना। और ये हम बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस कुछ ऐसा दिखता है। और हम बात करें एंथ्रासाइट की, बिल्कुल काला होता है, पिच ब्लैक होता है ना। देखो कितना सारा, बहुत ज्यादा काला है। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे उम्दा क्वालिटी का जो है ये कोयला होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं किसके आधार पर, अब बात कर लेते हैं समय के आधार पर। मतलब कोई भी कोयला कितना पुराना है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो देखो अगर हम बात करें समय के हिसाब से, तो हमने दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर लिया कोयले को। एक तो भैया गोंडवाना कोयला, तो देखो ये जो कोयला होता है ना, ये वाला जो एंथ्रासाइट, ये गोंडवाना कोयला होता है, ये बहुत पुराना होता है ना। तो गोंडवाना कोयला जो है ये बहुत पुराना है, लगभग जो है 200 से 300 मिलियन साल पहले जो है बना था, लगभग आज से 20 करोड़ साल पहले, है ना। बहुत 200 मिलियन, हाँ 200 से, हाँ 200-300 मिलियन मान लो, इतने साल पहले जो है ये बनना शुरू हुआ होगा। और टर्सरी निरपेक्ष की हम बात करें, ये जो है नया है, ये भी बना है 20 मिलियन साल पहले, है ना। ये 20 भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, हाँ 20 बोल सकते हो आप, 20 तो बोल सकते हो, है ना। इतने साल पहले जो है बनना शुरू हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो गोंडवाना कोयला जो है बहुत पुराना कोयला है, और टर्सरी कोयला जो है ये नया कोयला है। अब नया इतना नहीं है कि साल 2 साल पहले बना, ये भी बहुत साल पहले बना है। आप बोल सकते हो आज से 500, आप बोल सकते हो हाँ 20 मिलियन तो मान सकते हो, 20 से 5 मिलियन मान सकते हो, 5 मिलियन साल, मतलब आज से आप बोल सकते हो करीबन 50 से 60 लाख साल पुराना जो है ये कोयला है, और ये बहुत पुराना कोयला माना जाता है। अच्छा, इसकी हम बात करें, गोंडवाना नाम क्यों रखा गया, गोंडवाना से याद करो तो भैया देखो, पेंजिया और पैंथलासा नाम का क्या था भाई, पैंथलासा नाम का समुद्र था, और पेंजिया नाम की क्या थी, हमारा पूरी पृथ्वी की हम बात करें, इसका जो लैंड मास है, जो थल है इसका, तो पहले से क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते, जुड़ा हुआ था पूरा, फिर ये अलग हो गया, 2 भागों में टूट गया था ये, एक तो लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। तो दक्षिण वाला भाग जो था उसको क्या बोला गया, उसको गोंडवाना बोला गया, और ये बहुत पुराना है। तो हमारे भारत का जो नीचे वाला हिस्सा, निचला वाला जो हिस्सा है ये इधर, ये बहुत पुराना है, और ये कहीं ना कहीं गोंडवाना का ही हिस्सा है। तो गोंडवाना सिंपल से मतलब है बहुत पुराना, और टर्सरी जो है बाद में बना है, तो ये बहुत नया कोयला है, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको कहां मिल जाएगा, देखो दो नीचे, अगर आप नीचे आओगे, झरिया, रानीगंज और बोकारो झारखंड के दुर्गम इलाकों में, इधर साइड ये पूरा जो प्रायद्वीप है हमारा, इधर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हजारीबाग, धनबाद और पालू में जो है आपको ये देखने को, पालामू में जो है आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें टर्सरी की, नए कोयले ये कहां मिलेंगे आपको, तो ये उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। अच्छा, पेट्रोलियम क्या है भाई, तो आज के टाइम पर जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, तो पेट्रोलियम बेसिकली क्या होता है, पेट्रोल से मतलब पेट्रोलियम को पेट्रोल से कंफ्यूज मत करना। पेट्रोलियम मतलब क्या होता है, कच्चा तेल, आपने देखा होगा काले कलर का होता है। अब उस कच्चे तेल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, पेट्रोल बनेगा, उससे डीजल बनेगा, लुब्रिकेंट्स वगैरह जो होते हैं, मिट्टी का तेल वगैरह जो होता है, ये सब इसी से बनाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इससे हम और भी चीज बनाते हैं, प्लास्टिक भी बनाते हैं, टेक्सटाइल, है ना, पेंट में यूज होता है,
फार्मास्यूटिकल जो दवाई वाली कंपनी होती है वो भी इस्तेमाल करती है इसको। तो कई मायनों में जो है पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा, हम बात करें कहां कहां पाया जाता है, तो टर्सरी जो चट्टाने हैं इसमें पाया जाता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर में जो है सघन परतें जो होती है इसमें पाया जाता है। अच्छा, ये सघन परतें क्या होती हैं, तो सघन परतें मतलब जो खोखली परतें होती हैं जिसमें हवा पास हो सकती है ना, जो खोखली होती है इसमें कोई भी अगर तरल पदार्थ जो है पास हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सघन परत बोल देंगे। पोरस और नॉन पोरस बोलते हैं, पोरस लेयर्स बोलते हैं बेसिकली इसे। हाँ, ये कहां पाया जाता है बेसिकली, तो जैसे आप देखोगे ये मान के चलो पूरा ये पत्थर है, मतलब पत्थर नहीं, एक पूरी चट्टान है ना, तो इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, है ना, कुछ लेयर्स होती हैं। अब एक होती है पोरस लेयर, है ना, पोरस मतलब जहां से चीजें जो हवा वगैरह जो है पास हो सकती है ना, लिक्विड पास हो सकता है। और एक होती है असरंध, मतलब नॉन पोरस। एक होती है भैया सरंध और दूसरी असरंध। असरंध को क्या बोलते हैं, नॉन पोरस, मतलब इसमें हवा वगैरह या फिर कोई भी तरल पदार्थ जो है पास नहीं हो सकता, उसके बीच में जो है ये पाई जाती है ना। अब यहां पर क्या होगा भाई, आज से हजारों लाखों साल पहले यहां पर डायनासोर वगैरह, है ना, डायनासोर वगैरह इनके जीवाश्म वगैरह रहे होंगे, दब गए होंगे नीचे, मर गए होंगे, और इनके जीवाश्म से ही क्या बन गया, पेट्रोल बन गया। और क्या हुआ भाई, नीचे गर्मी होती है, नीचे गर्मी होती है, ऊपर प्रेशर होता है, उससे क्या बन गया, ये पेट्रोल बन गया। तो इस बीच जो है यहां पर ये जो सघन परतें जो होती है इनमें क्या होते हैं, इनमें दरारें जो होती हैं, इनमें जो है ये आपको पेट्रोल देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें पेट्रोल की कहां कहां पाई जाती है, तो देखो अगर हम बात करें आजादी से पहले सबसे पुराना जो पेट्रोल का आप बोल सकते हो, जो एक जो पेट्रोल की जो हमें आप बोल सकते हो काइंड ऑफ जो एक खदान जो होती है वो मिली थी, एक जो माइन मिली थी हमें पेट्रोलियम की, तो कहां मिली थी सबसे पहले, तो याद रखना असम में मिली थी, है ना। यहां पर 13% आता है करीबन। फिर उसके बाद मुंबई हाई करके मुंबई में है बेसिकली, महाराष्ट्र में, तो यहां पर आपको 63% जो है पेट्रोल सबसे, मतलब मुंबई हाई बाद में डिस्कवर की गई है ना। ओएनजीसी बनाई गई थी, ओएनजीसी को यही काम दिया गया था 1956 में बेसिकली, कि जाओ और जाके पूरे भारत में चक्कर लगाओ, क्योंकि पेट्रोल की भाई जरूरत पड़ती है ना। हम भाई किससे लेते हैं पेट्रोल, हम तो ये सेंट्रल एशिया से लेते हैं, ये जो सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, ईरान वगैरह हो गया, इनसे जो है पेट्रोल लेते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है। उनके यहां पे बहुत पाई जाती है, लेकिन हमारे यहां पे ज्यादा नहीं है। तो 63% जो हमारे पूरे पेट्रोल रिजर्व जो है, भंडार जो है पेट्रोल के, उसका 63% कहां से आता है भैया, मुंबई हाई से। सबसे पुराना कौन सा है, असम में। अब आपको थोड़ा एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, असम में जो रिजर्व है हमारे पेट्रोल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहां पर है ना, नाम क्या दिया गया उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। फिर 18% गुजरात से भी आता है, और यहां पर आपको गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियां जो है, यहां पर भी आपको कुछ पेट्रोल के रिजर्व भंडार जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, प्राकृतिक गैस के बारे में। अच्छा, अगर प्राकृतिक गैस की हम बात करें तो इसके जो रिजर्व होते हैं, इसके भंडार जो होते हैं, वो किसके साथ पाए जाते हैं, वो जो है पेट्रोल के साथ ही, पेट्रोलियम जहां मिलती है वहीं पाए जाते हैं। कैसे भाई, तो सुनो यहां पर अब होता क्या भाई, ये होता यह है कि जमीन के अंदर गर्मी होती है ना, जमीन के अंदर क्या है भाई, गर्मी है भाई, नीचे क्या भरा हुआ है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है ना, ऊपर से प्रेशर लग रहा है। होता क्या है भाई, ये जो पेट्रोल होती है ना, ये भाप बन जाती है, और भाप बन के ये क्या बना लेती है, खुद को जो है एक गैस बना लेती है, प्राकृतिक गैस बन जाती है। सीएनजी वगैरह इस्तेमाल करते हो ना आप, घर में सीएनजी इस्तेमाल होती है खाना बनाने के लिए, तो वो बन जाती है। तो ये किससे बनती है, बेसिकली ये पेट्रोल से ही बनती है। तो जहां पेट्रोल के रिजर्व्स होते हैं, जहां पेट्रोल के भंडार होते हैं, वहीं पे जो है ये आपको प्राकृतिक गैस देखने को मिल जाएगी। बताया मैंने कैसे भाई, प्रेशर ज्यादा लगता है नीचे से, गर्मी ज्यादा होती है, तो वो गर्म होकर जो है क्या बन जाती है, पेट्रोल जो होती है, पेट्रोलियम जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, वो स्टीम बन जाता है, और वही क्या बना लेता है भाई, वो प्राकृतिक गैस के फॉर्म में जो है जमा होता रहता है। तो कई बार ऐसा हुआ है, हम पेट्रोलियम ढूंढ रहे हैं, उसकी जगह हमें क्या मिल गई, प्राकृतिक गैस मिल गई। ठीक है, चलिए, तो देखो प्राकृतिक गैस जो एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा साधन है, इससे जो है पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। तो भी आपने देखा होगा सीएनजी चल रही है आजकल देखो, जैसे ट्रक वगैरह सीएनजी के आ गए हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह सीएनजी के आ गए हैं, सब कुछ सीएनजी का आ गया है ना। बिजली में इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पर हाँ, इसके रिजर्व कहाँ मिलते हैं, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको जो नदी घाटियां वहां पे मिल जाएंगे आपको इसके भंडार। और जहां पेट्रोलियम होता है वहां कुछ भंडार जो है इनके भी पाए जाते हैं, है ना। आप बिजली की बात कर ले तो बिजली दो तरह की होती है, एक हाइड्रो बिजली और ऊष्मा बिजली। हाइड्रो की हम बात करें, हम पानी से बिजली बनाते हैं, बांध वगैरह बनाते हैं, उसमें पानी से बिजली बनती है, टरबाइन घूमती है, बिजली निकलती है। और दूसरी हम बात करें ऊष्मा से क्या होता है, तो जैसे जो दूसरी जो चीजें होती हैं, जैसे कोयला हो गया, थर्मल पावर बोलते हैं, जैसे कोयला हो गया, सीएनजी हो गई, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम जो है जब एनर्जी निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, भाप से टरबाइन घूमती है, उससे बिजली बनती है। कोयला, सीएनजी वगैरह ये सब क्या हो जाती है, ऊष्मा विद्युत हो जाती है ना। चलिए, और हाँ एक इसमें एक और है बेसिकली, हाँ चलिए अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। अब गैर परंपरागत की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, परमाणु ऊर्जा, है ना। परमाणु ऊर्जा जो है वो आएगी इसमें। परमाणु ऊर्जा क्या होता है भाई, तो यहां पर क्या होता है बेसिकली,
जो एटम्स होते हैं उनका विलय होता है बेसिकली, है ना, जो परमाणु होते हैं इनका विलय होता है, उससे क्या निकलती है, उससे उनसे ऊर्जा निकलती है। अरे भैया पढ़े होगे ना, साइंस इतनी मेरे को आती नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं भाई, जब ये आपस में टकराते हैं तो भाई और ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे कुछ इनकी साइंस होती है बेसिकली, जब एटम्स का, परमाणु का फ्यूजन जब होता है, विलय जब होता है, तो उससे ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन खतरनाक भी बहुत होती है भाई, है ना, एक खतरनाक भी बहुत होती है, थोड़ी सी गलती कि भैया जान माल का नुकसान हो जाता है। सौर ऊर्जा भाई, सौर ऊर्जा में क्या होता है, ऐसे प्लेट से होती है, ये प्लेट्स होती है, इन पे जब सूरज की रोशनी आती है तो इन प्लेट से बैटरी चार्ज होती है, इससे आपको बिजली मिलती है। ये बहुत जरूरी स्रोत है, ठीक है। जैसे आप जाओगे जैसे गुजरात में और राजस्थान में, यहां पर अच्छे खासे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, वहां पे धूप बहुत अच्छी खासी आती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। पवन ऊर्जा की हम बात करें तो ये जो बेसिकली जो तटीय क्षेत्र जो होते हैं, तटीय क्षेत्र पे आपको पता है भाई हवाएं ज्यादा चलती हैं, सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस, है ना। और जब हवाएं चलती हैं तो जब हवा से क्या होता है, ये हवा से, ये देख रहे हो आप, ये पंखे जो है घूमते हैं, इनसे टरबाइन भी रोटेट होती है, उससे क्या बनती है भाई, उससे जो है काइनेटिक एनर्जी से जो है ये बिजली बनती है। हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, बायोगैस की। अच्छा, बायोगैस की हम बात करें तो बायोगैस आप देखते हो ना, जैसे गांव में जो ये गाय का गोबर जो होता है, काउडंग केक जो होता है बेसिकली, काउडंग केक हो गया, इसको जो हम एक जगह स्टोर करते रहते हैं, है ना, उसमें मीथेन वगैरह गैसेस निकलती हैं, उसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, किसी और चीज के लिए, मतलब वो एक ऊर्जा का स्रोत है बेसिकली, ठीक है। जैसे आप देखोगे, देख रहे हो आप, है ना, एक जगह हम स्टोर करते रहते हैं और यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं, यहां से गैस निकलती है, उस गैस को जो हम इस्तेमाल करते हैं। ज्वारी की बात करें, ज्वारी ऊर्जा भाई, ज्वारी ऊर्जा क्या होती है, तो सुनो ये देखो, ये ज्वारी ऊर्जा, ज्वार क्या होते हैं, टाइड्स होती हैं बेसिकली। आपको पता होगा कि समुद्र का जो पानी है इसका लेवल बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। क्यों घटता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्वारी ऊर्जा बोल देते हैं। जैसे जो हमारा चांद है, सूरज जो है, ये क्या करता है भाई, ये जो है ग्रेविटी से खींचने की कोशिश करता है। तो अर्थ में, अब भाई अर्थ तो बहुत भारी है, अर्थ थोड़ा खींचेगी, लेकिन अर्थ में जो पानी होता है, पानी तो हल्का होता है, तरल पदार्थ होता है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या करता है भाई, तो जब जैसे चांद जो है चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, है ना, तो वो वैसे वैसे क्या करेगा, वो पानी को खींचेगा भी। तो पानी का जो लेवल होता है ना समुद्र में, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अब इसको हम क्या किसमें इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा के स्रोत में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे बीच में, जैसे मान के चलो हमने बांध बना दिया, है ना, जैसे मान के चलो कहां गया, हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बीच में हमने क्या बना दिया, बांध बना दिया, और यहां पर हमने एक पंखुड़ी लगा दी, टरबाइन लगा दी बेसिकली, है ना। अब क्या होगा भाई, अब होगा ये, जैसे पानी इधर एंटर करेगा, है ना, जैसे ही हाई टाइड आएगी, एंटर करेगा पानी, है ना, तो यहां पर पानी भर जाएगा और फिर पंखुड़ी घूमेगी। फिर हमने क्या करेंगे, हम जो है पानी रोक देंगे, है ना, और धीरे धीरे पानी जो है बांध के थ्रू हम छोड़ेंगे। फिर से क्या होगा, जब पानी इधर फिर से जाएगा, जब पानी इधर फिर से जाएगा तो ये क्या होगी, फिर से पंखुड़ी घूमेगी, फिर से टरबाइन घूमेगी, और फिर से क्या मिलेगी, हमें बिजली मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट बची हुई है भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा क्या होती है, तो देखो जो पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा उसमें जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, गर्म पानी निकलता है नीचे से, है ना। तो हमारे अर्थ के अंदर ना गर्मी बहुत ज्यादा है, आपने देखा अर्थ के अंदर भाई मोल्टन मैग्मा भरा हुआ, अर्थ के अंदर गर्मी ज्यादा है। तो ये जो गर्मी जब निकलती है, और अर्थ के अंदर पानी भी है भाई, तो यहां पर पानी जो होता है भाप के रूप में ऊपर निकलता है। जैसे आपने हॉट स्प्रिंग वगैरह देखी होंगी, मणिकरण में जाओगे आप हिमाचल में, तो वहां पे मिल जाएगी आपको। तो ये जो भाप निकलती है, इसको हम जो है एनर्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करते हैं, बिजली मिलती है इसको। तो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जियोथर्मल, या फिर इसको भूतापी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइड्स एनर्जी, टाइड एनर्जी बोल लो, टाइड्स होती है ना, टाइड एनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, और बायोगैस, गोबर गैस भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है ना। पवन ऊर्जा, ये आपको बताना है, पवन और सौर ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा चैप्टर है ये फिनिश हो गया, डिटेल में पढ़ाया मैंने, सब कुछ पढ़ाया मैंने, और इसका एक क्लास और लगेगा, इसमें मैप में बता दूंगा, लेकिन ये वन शॉट आपका हो चुका है। बाकी मैप वाला जो पोर्शन है हम लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एंड करते हैं इस लेक्चर को। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में फिर एक बढ़िया से चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।